मुंबई समीर हॉस्पिटल से निकला ही था कि दीप्ति का कॉल आ गया। समीर: हेलो दीप्ति जी, कैसी हैं आप? दीप्ति: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? समीर: आई एम फाइन, आप सुनाइए। दीप्ति: एक्चुअली समीर, मैं आपसे मिलना चाहती थी। अगर आप फ्री हो तो क्या हम थोड़ी देर के लिए मिल सकते हैं? समीर: हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे कोई इम्पोर्टेंट बात थी क्या? दीप्ति: नहीं, बस ऐसे ही। दीप्ति अभी बताना नहीं चाहती थी क्योंकि समीर फिर रास्ते भर परेशान होता हुआ आता। समीर: ओके, मैं आता हूँ, पर कहाँ? दीप्ति: सनशाइन रेस्टोरेंट, ओके। समीर: ठीक है। आदित्य का घर। पवित्रा उस डायरी को पढ़ना शुरू करती है। जब से वो स्कूल जाने लगी थी तब से उसकी लिखने और पढ़ने की हैबिट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई थी, जिससे वो हिंदी की किताब और इंग्लिश के वर्ड्स भी काफ़ी हद तक पढ़ लेती थी। इस डायरी में आदित्य ने अपने आप से जुड़ी काफ़ी बातें लिखी थीं। थोड़ी देर ऐसे ही पन्ने पलटने के बाद वो एक पेज पर आ जाती है जिस पर आदित्य की शादी के 3 दिन बाद की तारीख लिखी थी। पवित्रा सोचती है, अरे ये तो हमारी शादी के 3 दिन बाद की तारीख है। क्या लिखा हुआ है उन्होंने इसमें? खुश होकर पढ़ते हैं। 25 फरवरी 2020। मेरी जान, मैं तुमसे आज भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले किया करता था। आज भी मेरे दिल में तुम्हारे सिवा किसी के लिए कोई जगह नहीं है। पर मैं बहुत मजबूर हो गया हूँ क्योंकि मेरे हिस्से में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। पवित्रा अपने मन में सोचकर, ये वकील बाबू किस जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं? पढ़ते हैं। बाबा साहब ने अपने दोस्त की बेटी नंदिनी से हमारा रिश्ता तय कर दिया था ताकि मैं उससे शादी करके सारा कर्जा चुका सकूं और अपने बिजनेस और हमारी पुश्तैनी हवेली को बचा सकूं। किस्मत ने हमारे साथ एक बहुत बड़ा खेल खेला और ये सब यही ख़त्म नहीं हुआ। मैंने एक एक्सीडेंट में बाबा साहब को हमेशा के लिए खो दिया। पर इन्हीं सब में मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई। इस एक्सीडेंट में मैं अपनी पत्नी के धोखे में किसी और लड़की को अपने साथ घर ले आया। हालांकि मुझे बाद में पता चला कि वो मेरी पत्नी नहीं है। मेरी पत्नी नंदिनी तो उस एक्सीडेंट में मर चुकी थी। पर अब वो लड़की मेरी जिम्मेदारी है। इस लड़की का इस दुनिया में कोई नहीं है। ये अनाथ है, लाचार और बेबस है। ये सोचकर कि अब ये कहाँ जाएगी, मैंने इसे अपने घर में रख लिया है। पर बहुत जल्द मैं इसे इसके पति को ढूंढकर उसे सौंप दूंगा और तुम्हारे पास चला आऊँगा हमेशा हमेशा के लिए। तब हम दोनों शादी कर लेंगे। तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा, आदित्य। अब पवित्रा को समझ में आ रहा था कि क्यों उस दिन आदित्य ने उसे नंदिनी कहकर बुलाया था। क्यों वो उससे इतना कटा कटा रहता था। क्यों वो बस उसे एक जिम्मेदारी की तरह मानता था। आज उसे अपने हर सवाल का जवाब मिल गया था। पूरी डायरी पढ़कर पवित्रा की आंखों में आंसू आ गए। पूरा सच जानकर वो अंदर से टूट चुकी थी। वो वहीं घुटनों के बल बैठकर रोने लगी। पवित्रा रोते रोते, ये क्या हो गया हमसे? जिन्हें हम अपना पति मानकर इतने दिनों से जिनके साथ रह रहे थे, वो हमारे पति हैं ही नहीं, वो तो कोई अनजान है। और हम किसी अनजान के साथ इतने दिनों से रह रहे थे और उन्हें अपना पति मान रहे थे। ये कैसे हो गया हमसे? वो अपने हाथों में अपना मुंह छिपाकर रोने लगी। पवित्रा मन ही मन, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। हम चले जाएंगे यहाँ से। वकील बाबू ने हमें क्यों नहीं बताया कि हम उनकी पत्नी नहीं और कोई हैं? ये सोचते सोचते वो रोने लगी। तभी उसका अक्स उसके ही सामने आकर खड़ा हो गया। अक्स: ये तुम क्या कह रही हो पवित्रा? जिस इंसान ने तुम्हें अपने ही घर में पनाह दी, ये जानते हुए भी कि तुम उसकी पत्नी नहीं कोई और हो, उस इंसान को तुम गलत ठहरा रही हो। पवित्रा: तो हम क्या करें? क्यों वकील बाबू ने हमें नहीं बताया कि हम उनकी पत्नी नहीं हैं? क्यों उन्होंने हमसे सच्चाई छुपाई? अक्स: उन्होंने तुमसे इसलिए सच्चाई छुपाई क्योंकि तुम ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती। क्या उन्होंने तुम पर अपनी पत्नी होने का हक जमाया या तुम्हें कभी छूने की कोशिश की? अरे उन्होंने तो अपने प्यार तक को अपने आप से दूर कर दिया और तुम हो कि आदित्य को ही दोषी ठहरा रही हो। पवित्रा: आज के ज़माने में तो गैर भी इतना नहीं करते जितना आदित्य ने तुम्हारे लिए किया है। सोचो सोचो पवित्रा, और आदित्य को दोषी ठहराना बंद करो। इतना कहकर वो अक्स वहाँ से गायब हो जाता है। पवित्रा ये सब बातें चुप होकर सोचने लगती है। आखिर सही भी तो था। वकील बाबू ने हमें कभी उस नज़र से नहीं देखा। आज के ज़माने में कौन इतना किसी के लिए करता है जितना उन्होंने हमारे लिए किया। हमें अपने घर में पनाह दी, यहाँ तक कि हमारे लिए दीप्ति जी से भी झूठ बोला कि हम उनकी पत्नी हैं, सिर्फ इसलिए ताकि हम एक मान सम्मान की ज़िंदगी जी सकें।
लेकिन हम अब उन्हें ऐसे घुटकर जीने नहीं देंगे। हम उनकी ज़िंदगी से बहुत दूर चले जाएंगे। हमारी वजह से बहुत सहा है उन्होंने, पर अब उन्हें हमारी वजह से और नहीं सहने देंगे, नहीं सहने देंगे। और हमें पता है कि हमें क्या करना है। थोड़ी देर बाद डोर बेल बजती है। पवित्रा ये देखकर वहाँ से खड़ी हो जाती है और डायरी को जल्दी से टेबल पर वापस रख देती है। लगता है वकील बाबू आ गए हैं। हम जल्दी से चुपचाप बिस्तर पर वापस लेट जाते हैं। अगर उन्होंने हमें इस तरह देख लिया तो वो इसकी वजह पूछेंगे जो हमारे पास है नहीं। पवित्रा जल्दी से जाकर बिस्तर पर लेट जाती है, तभी आदित्य कमरे में आ जाता है। आदित्य पवित्रा के पास बैठकर, पवित्रा सो गई क्या? मैं तुम्हारे लिए दवाइयाँ लाया हूँ। पहले तुम कुछ खा लो, फिर दवाई ले लेना, ठीक है? पवित्रा, जी, कुछ सोचकर। पवित्रा, आप चिंता मत कीजिए, हम ठीक हैं। आदित्य, हाँ, बहुत ठीक हो तुम, दिख रहा है। और जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तब तक किसी भी काम को हाथ नहीं लगाओगी, समझी? मैंने काका से कह दिया है कि वो तुम्हारे लिए सूप बना दें। सूप पी कर ये दवाई ले लेना और सो जाना। मैं जरा स्टडी रूम में जा रहा हूँ, ओके? पवित्रा, जी। आदित्य के जाने के बाद फिर से पवित्रा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वकील बाबू, हमें माफ़ कर दीजिए। हमने आपसे छुपाया कि हमें सब सच्चाई का पता चल गया है, क्योंकि अगर हम आपको बता देते कि हमें सच पता है तो जो अब हम करने वाले हैं वो आप हमें करने नहीं देते। यही सब सोचते हुए वो चुपचाप लेट जाती है। दीप्ति एक रेस्टोरेंट में बैठी समीर का इंतज़ार कर रही थी। तभी समीर वहाँ आ जाता है। समीर दीप्ति की तरफ हाथ हिलाकर, हाय, कैसी हैं आप? दीप्ति, हाय, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? समीर एक सांस भरकर, एक डॉक्टर की ज़िंदगी कैसी हो सकती है? बस घर से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से घर। दीप्ति हंसते हुए, जी बिल्कुल, ये तो आपने ठीक कहा। डॉक्टर्स की लाइफ सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होती है। समीर, वैसे आपने आज यूँ अचानक मिलने बुलाया, कोई इम्पोर्टेंट बात है? दीप्ति हड़बड़ाते हुए, हाँ बस ऐसा ही समझ लीजिए। तभी वहाँ वेटर ऑर्डर लेने आ जाता है। वेटर, यस मैम। दीप्ति समीर की तरफ देखते हुए, बताइए क्या लेंगे आप? समीर, 2 कप कॉफ़ी चलेगा? दीप्ति, या श्योर। समीर, हाँ तो बताइए दीप्ति जी, क्या बात थी जो आपने यूँ अचानक बुलाया? दीप्ति, एक्चुअली समीर, बात यह है कि आपकी मम्मी ने मेरे दीदी जीजू से मेरा हाथ मांगा है आपके लिए। वो मुझे पसंद करती हैं और अपनी बहू बनाना चाहती हैं। समीर हैरानी से, व्हाट? माँ ने आपके दी और जीजू से ऐसा कहा? पर माँ ने तो मुझसे तो ऐसा कोई जिक्र नहीं किया। दीप्ति, मुझे भी लगा ही था कि शायद उन्होंने आपसे नहीं पूछा, पर जब दी ने मुझसे इस बारे में बात की और मेरी राय जाननी चाही तब मुझे लगा कि एक बार आपसे बात करनी चाहिए। समीर, ओ माय गॉड, माँ भी ना, उन्हें मेरी शादी की इतनी जल्दी है कि वो कुछ भी कह देती हैं। आई एम सॉरी दीप्ति जी। दीप्ति, इट्स ओके समीर, वो माँ हैं और हर माँ यही चाहती है कि उसके बेटे की शादी हो और उसके घर में भी एक प्यारी सी बहू आए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं इस काबिल अभी नहीं हूँ कि उनके घर की बहू बन पाऊँ। समीर उसकी तरफ देखने लगता है। दीप्ति, हाँ समीर, इसीलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया था। एक्चुअली समीर, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। हालांकि हमारा रिश्ता चल नहीं पाया, उन्होंने अपने पेरेंट्स की वजह से किसी और लड़की से शादी कर ली, लेकिन मैं आज तक उन्हें भूल नहीं पाई हूँ और शायद ना कभी भूल पाऊँगी। मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। आप प्लीज़ आंटी जी को समझाइए ना कि वो मुझे लेकर ऐसे सपने ना देखें जो पूरे नहीं हो सकते। समीर, आप चिंता मत कीजिए दीप्ति जी, मैं माँ को समझाऊंगा, ठीक है? दीप्ति, थैंक यू। दोनों थोड़ी देर इधर उधर की बातें करते हुए कॉफ़ी पीते रहे और फिर अपने अपने घरों की तरफ निकल गए। समीर अपने घर पहुंचता है। दरवाज़ा सुभद्रा जी खोलती हैं तो समीर अंदर आकर सोफे पर बैठ जाता है। सुभद्रा जी अंदर पानी लेने जाती हैं तो समीर उन्हें वहीं अपने पास बैठा लेता है। सुभद्रा जी, क्या हुआ समीर, पानी तो लाने दे बेटा। समीर, माँ मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, प्लीज़ बैठिए ना। सुभद्रा जी, क्या हुआ समीर, क्या बात है? समीर, माँ, आपने दीप्ति के दी और जीजू से मेरे और दीप्ति की शादी की बात की है क्या? सुभद्रा जी ने एक बार को तो समीर के मुंह से ये बात सुनकर हैरान हो जाती हैं कि समीर को इस बारे में कैसे पता चला, पर फिर अपने आप को संभाल कर वो कहती हैं, तो क्या हुआ समीर, वैसे भी दीप्ति मुझे पसंद है और मुझे लगता है कि वो तेरे लिए एक अच्छी जीवन साथी साबित होगी। क्या तुझे दीप्ति पसंद नहीं है? समीर, माँ ऐसी बात नहीं है। दीप्ति एक अच्छी लड़की है, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। अभी मैं इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं हूँ।
सुभद्रा जी, पर क्यों बेटा? आखिर ऐसा क्या है जो तू अभी भी शादी नहीं करना चाहता? बेटा, यही उम्र होती है शादी की, और वैसे भी अब मुझसे अकेले नहीं रहा जाता। मेरा भी तो मन करता होगा कि मेरे घर में भी एक प्यारी सी बहू आए। समीर, माँ मैं समझता हूँ, पर मैं अभी शादी नहीं कर सकता। बस मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। सुभद्रा जी, और कितना टाइम चाहिए तुझे? समीर, माँ प्लीज। ये कहकर समीर वहां से अपने कमरे में चला जाता है। सुभद्रा जी, समीर मेरी बात सुन बेटा। पर समीर नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। अंदर जाकर वो कमरे में चुपचाप आंखें बंद करके बेड पर बैठ जाता है और उस दिन को सोचने लगता है जब उसकी शादी हुई थी और वो अपनी दुल्हन लेकर आ रहा था। तभी उसकी आंखों के आगे वो मंजर घूम जाता है जब उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था और उसमें उसने अपनी पत्नी को खो दिया था। तभी वो अपनी आंखें खोल लेता है। समीर अब तक उस सदमे से बाहर नहीं आ पाया था और यही वजह थी कि वो अभी किसी से भी शादी नहीं करना चाहता था। और फिर दीप्ति ने भी तो यही कहा था कि उसे अभी थोड़ा वक्त चाहिए। थोड़ी देर वो ऐसे ही बैठा रहता है, फिर उठकर वॉशरूम में नहाने चला जाता है। आदित्य का घर। आदित्य को स्टडी रूम में ही फाइल्स का काम करते करते काफ़ी देर हो चुकी थी। अचानक उसे पवित्रा का ख्याल आता है और वो उठकर उसके रूम में उसका हालचाल पूछने के लिए जाता है। पर वो कमरे में आकर देखता है कि पवित्रा सो चुकी थी। वो उसका माथा छूकर देखता है तो अब उसका बुखार पहले से कम था। वो चुपचाप लाइट ऑफ करके रूम बंद करके अपने कमरे में सोने चला जाता है। थोड़ी देर बाद पवित्रा अपने बेड से उठती है, क्योंकि जब आदित्य उसके कमरे में आया था तो वो सोई नहीं थी, बस सोने का नाटक कर रही थी। वो बेड से उठती है और अलमारी खोलकर अपने कुछ कपड़े एक बैग में पैक करने के बाद आदित्य के लिए एक चिट्ठी लिखती है और फिर अपना रूम खोलकर वहाँ से बाहर आ जाती है। नीचे आकर वो देखती है कि सब सोए हुए थे तो दरवाज़ा खोलकर पीछे के रूम से बाहर निकल जाती है। अब सड़क पर पवित्रा अकेली चल रही थी। उसे अपनी ज़िंदगी में अब कहाँ जाना है, क्या करना है, नहीं पता था। वो बस एक अनजान राह पर चली जा रही थी। मुंबई शहर। पवित्रा आधी रात में सुनसान सड़क पर अकेली चलती जा रही थी। उसे पता नहीं था कि उसे जाना कहाँ है, पर फिर भी वो एक अनजानी डगर पर चले जा रही थी। पवित्रा काफ़ी देर चलने के बाद जब थक गई तो उसने सोचा कि बैठकर थोड़ी देर आराम कर ले। वो पास ही जाकर एक चबूतरे पर बैठ गई। वो माथे से अपना पसीना पोंछ रही थी कि तभी कुछ मवाली से लोग वहां घूमते हुए आ गए। इतनी रात में एक अकेली लड़की को देखकर वो उसे अजीब नज़रों से घूर रहे थे। पवित्रा ने जब देखा कि वो लोग उसकी तरफ देख रहे हैं तो वो थोड़ा आगे चली गई। पवित्रा का मन बहुत घबरा रहा था। उसका कलेजा मुंह को आ गया था। वो जल्दी जल्दी चलते हुए जा रही थी। वो मवाली भी उसी के पीछे पीछे आने लगे। पवित्रा अब जल्दी से भाग कर एक गली में घुस गई। उन मवालियों ने वहां रुककर देखा भी कि वो कहीं कहाँ चली गई। थोड़ी देर रुकने के बाद वो लोग सीधे रोड की तरफ ही निकल गए। जब पवित्रा को लगा कि अब वो लोग यहाँ नहीं हैं, तब वो निकलकर बाहर आई। वो अब अपना बैग संभाले हुए चली जा रही थी। पवित्रा मन ही मन प्रभु को सोचते हुए, हे भोलेनाथ हमारी मदद करो। जिस रास्ते पर हम चल पड़े हैं वो रास्ता कठिन है, लेकिन हमें बस आपका साथ चाहिए। हमें कोई राह दिखाओ भोलेनाथ। पवित्रा की आंखों में आंसू आ गए। आसमान में बिजली भी कड़क रही थी और उसके पैर भी अब जवाब दे चुके थे। थोड़ी देर चलने के बाद उसे किसी दिशा से मंदिर की घंटियों की आवाज़ सुनाई दी, तो वह उसी दिशा में चल पड़ी। थोड़ी आगे जाकर उसे एक मंदिर दिखाई दिया। ये देखकर उसके चेहरे पर एक संतोष की भावना आ गई। वह मंदिर की सीढ़ियों पर ही आकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद मंदिर के पुजारी जी आए और मंदिर का कपाट बंद करने लगे। तभी उन्होंने सीढ़ियों पर बैठी एक लड़की को देखा। वह नीचे उतरकर उसके पास आए। वहाँ पवित्रा ही बैठी थी। पुजारी जी उसके पास आकर, कौन हो तुम बेटी, और यहाँ मंदिर की सीढ़ियों पर क्यों बैठी हो? पवित्रा उनके सामने हाथ जोड़कर, पुजारी जी क्या मैं एक रात यहाँ मंदिर में बिता सकती हूँ? वो पुजारी जी बहुत ही भले आदमी थे। हाँ बेटी, परंतु तुम यहाँ क्यों रुकना चाहती हो? तुम्हारा घर कहाँ है? पवित्रा आंखों में आंसू लिए, मैं अनाथ हूँ पुजारी जी। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं यहाँ अपने पति को ढूंढने आई हूँ। वो एक एक्सीडेंट में मुझसे बिछड़ गए हैं। पुजारी जी, ठीक है बेटी, एक रात क्यों, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। ये भोलेनाथ का मंदिर है, यहाँ सबको शरण मिलती है। मेरी कोई बेटी नहीं है। मैं भी सोचूंगा कि मेरी बेटी कुछ दिनों के लिए रहने आई है। पुजारी जी उसे अपने साथ मंदिर में ले जाते हैं। वे अपने कमरे के दाईं ओर बनी कोठरी खोल देते हैं। पुजारी जी पवित्रा से कहते हैं, बेटी ये कोठरी खाली पड़ी है, तुम इसमें रह सकती हो। पवित्रा उस कोठरी में अपना सामान रख देती है।
इतने में पुजारी जी भी जाकर मंदिर के कपाट बंद करने लगते हैं, वे भोलेनाथ के आगे हाथ जोड़कर। हे भोलेनाथ, ये कैसी लीला है तेरी? इस बेचारी बच्ची को तूने इसके पति से ही बिछड़वा दिया। हे प्रभु, इस बच्ची को उसके पति से मिलवा दे। तू तो अंतर्यामी है, किसी को कष्ट में नहीं देख सकता। बिना पति के एक ब्याहता को दुनिया कैसी नज़र से देखती है, ये मैं जानता हूँ। हे प्रभु, इस बच्चे की पुकार सुन ले। पुजारी जी भी कपाट बंद कर अपनी कोठरी में चले जाते हैं। अगले दिन पवित्रा सुबह उठकर नहा धोकर बाहर आ जाती है और वहां मंदिर की साफ सफाई करने लगती है। इतने में पुजारी जी भी वहां आ जाते हैं। वो पवित्रा को देख, मंदिर में प्रभु की सेवा करते देख बहुत खुश होते हैं। उधर आदित्य की भी सुबह आंख खुलती है तो वो उठकर नीचे आ जाता है। वो नीचे आकर देखता है कि आज घर में एक अजीब सी शांति थी और पवित्रा भी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वरना तो रोज उसकी आंख पवित्रा की आरती से ही खुलती थी, क्योंकि पवित्रा सुबह 5 बजे ही उठ जाती थी और नहा धोकर सबसे पहले मंदिर में जाकर दिया जलाती थी और भगवान जी की आरती करती थी। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं था। तभी आदित्य को किचन से कुछ आवाज़ आती है तो वो उधर ही चला जाता है तो देखता है कि किचन में आज रामदीन काका चाय बना रहे थे। रामदीन काका आदित्य को देखकर, छोटे मालिक आप? आदित्य, काका पवित्रा कहाँ है? आज सुबह से दिखाई नहीं दी। रामदीन काका, हम भी यही सोच रहे थे मालिक, रोज तो बहू जी हमसे भी पहले नीचे आ जाती थी, लेकिन आज। तभी आदित्य को ध्यान आता है कि कल पवित्रा की तबीयत खराब थी, इसलिए शायद वो नीचे नहीं आई होगी। आदित्य, अरे हाँ काका, ध्यान आया, पवित्रा को कल थोड़ा बुखार था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए अपने कमरे में ही आराम कर रही होगी। आप ऐसा कीजिए, ये चाय मुझे दे दीजिए, मैं ही कमरे में ले जाता हूँ, उसे उठा भी दूंगा और हम वहीं बैठकर साथ में चाय भी पी लेंगे। आदित्य 2 कप चाय लेकर पवित्रा के कमरे में चला जाता है। वो दरवाज़ा बाहर से खटखटाता है तो देखता है कि दरवाज़ा पहले से ही खुला हुआ था। आदित्य अंदर चला आया। पवित्रा, पवित्रा कहाँ हो तुम? लेकिन पवित्रा अपने कमरे में नहीं थी। आदित्य ने बालकनी की तरफ जाकर देखा, वॉशरूम में भी देखा, लेकिन पवित्रा उसे कहीं नहीं मिली। आदित्य काफ़ी हैरान था कि पवित्रा इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई। वो गार्डन के पास दौड़कर पवित्रा के रूम में गया। उसने फिर से सब जगह देखा पर वहाँ कोई नहीं था। आदित्य ने पवित्रा को फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन पवित्रा का फ़ोन वहीं बेड के पास पड़ा बज रहा था। जब आदित्य थक हार कर वहीं बेड पर बैठ गया और सोचने लगा कि पवित्रा उसे बिना बताए कहाँ चली गई है, खिड़की की से काफ़ी तेज हवा आ रही थी। आदित्य उठकर खिड़की बंद करने लगा तो अचानक से एक पेपर उड़ता हुआ उसके पास आकर गिर गया। आदित्य ने झुककर उस पेपर को उठा लिया। उसने देखा कि ये एक चिट्ठी थी, उसमें पवित्रा की हैंडराइटिंग थी। आदित्य बेड के कोने पर बैठकर उसे पढ़ने लगा। आदरणीय वकील बाबू, आपको ये चिट्ठी अगर मिल चुकी है तो इसका मतलब है कि हम आपसे तब तक बहुत दूर जा चुके होंगे। हमें सब कुछ पता चल चुका है कि हम आपकी पत्नी नहीं हैं। हमने कल आपकी डायरी पढ़ ली थी जिसमें हमारे रिश्ते की सच्चाई थी। हमारे पति एक डॉक्टर हैं और वो इसी मुंबई शहर में रहते हैं, इसलिए हम अपने पति को ढूंढने जा रहे हैं। हमें मालूम था अगर हम आपको बताकर जाने की कोशिश करेंगे तो आप हमें जाने नहीं देंगे, इसलिए हम आपको बिना बताए ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हैं। हम अब आप पर और बोझ नहीं बनना चाहते। हमारे लिए अपने आप को कभी दोष मत दीजिएगा। हमने तो आज तक सिर्फ भगवान का नाम सुना था, आज आपके रूप में उन्हें देख भी लिया। एक अजनबी होने के बावजूद भी हाँ, आपने हमें अपने घर में जगह दी। हमें दुनिया गलत नज़र से ना देखे, इसलिए हमें अपनी पत्नी का दर्जा दिया। यहाँ तक कि आपने दीप्ति जी से भी झूठ बोला कि हम आपकी पत्नी हैं। लेकिन अब हमें सब कुछ पता चल गया है, इसलिए अब इससे आगे का रास्ता हमें खुद ही तय करना होगा। आपने हमें बहुत मान सम्मान दिया, हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। हो सके तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। और हाँ, एक बात और, दीप्ति जी को अपनी ज़िंदगी में वापस ले आइए और इन्हें इस बार सारी सच्चाई बता दीजिएगा। और वो आपसे बहुत प्यार करती हैं और हमें मालूम है कि आप भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। आप जल्दी ही उनसे शादी कर लीजिएगा और उन्हें अपना बना लीजिएगा। बस एक आखिरी एहसान हम पर कीजिएगा कि हमें ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि अब हम आपको नहीं मिलेंगे। पवित्रा। आदित्य ये खत पढ़कर धम्म से ज़मीन पर ही बैठ जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये एकदम से क्या हो गया। आदित्य बहुत देर तक ऐसे ही बैठा रहा, फिर वो अचानक से खड़ा हुआ और फार्म हाउस से बाहर निकल गया। बाहर आकर उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और पवित्रा को ढूंढने निकल गया। सुबह से शाम हो गई थी उसे मुंबई की सड़कों पर घूमते घूमते, लेकिन पवित्रा उसे कहीं नहीं मिली। इधर पवित्रा रोज मंदिर में ही रहती और प्रभु की सेवा करती।
पुजारी जी भी उसे भगवान की सेवा करते देखकर खुश होते और महादेव से यही प्रार्थना करते कि उसे उसका पति जल्दी ही मिल जाए। पवित्रा को भी पूरा विश्वास था कि एक ना एक दिन उसे उसके पति जरूर मिल जाएंगे। आज 10 दिन होने को आए थे पवित्रा को आदित्य का घर छोड़े हुए। आदित्य का रोजाना का नियम बन चुका था पवित्रा को ढूंढने का, लेकिन पवित्रा उसे कहीं नहीं मिली थी। उसने सरिता और चाचा जी वीरेंद्र जी को भी सब कुछ बता दिया था कि पवित्रा को सब पता चल गया है और वो उसका घर छोड़कर चली गई है। सरिता और वीरेंद्र जी को भी बहुत दुख हुआ कि पवित्रा इतनी समझदार होकर भी कैसे ऐसी गलती कर बैठी। उन्होंने आदित्य को भी सांत्वना दी कि वो भगवान से प्रार्थना करें कि वो जहाँ भी हो सुरक्षित हो और उसे ढूंढने की कोशिश करे। क्या पता कहीं मिल जाए। आदित्य भी काफी परेशान था कि पवित्रा कैसी होगी, कहाँ होगी, किस हाल में जी रही होगी। एक दिन पवित्रा भोलेनाथ के मंदिर में आरती गा रही थी। उसकी आवाज़ इतनी मीठी थी कि सभी भक्त उसकी आवाज़ में ही मंत्रमुग्ध हो गए। पवित्रा जब भी आरती गाती सभी भक्त ऐसे ही मंत्रमुग्ध से हो जाते थे। सुभद्रा जी, समीर की माँ, भी रोज उस मंदिर में आया करती थीं। वो भी पवित्रा की आवाज़ सुनकर मंत्रमुग्ध हो चुकी थीं। एक दिन वे पुजारी जी से पूछ ही बैठी, पुजारी जी, ये कौन है बच्ची? बहुत ही प्यारा गाती है। आपकी कोई रिश्तेदार है क्या? पुजारी जी, नहीं नहीं बहन जी, मेरी रिश्तेदार तो नहीं है, लेकिन हाँ अपनी सी ही लगती है। मुझे तो एक दिन मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी मिली थी। कहती है कि इसका पति एक एक्सीडेंट में गुम हो गया है, उसे ही ढूंढने आई है बेचारी। काम की भी तलाश है इसे, आखिर पेट भी तो पालना होता है। सुभद्रा जी ये सुनकर बहुत दुखी हुई। जी पुजारी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अकेली औरत का इस समाज में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरी आपसे एक विनती है, क्या आप एक बार मेरी उससे बात करवा सकते हैं? पुजारी जी, हाँ हाँ क्यों नहीं। पुजारी जी पवित्रा को बुलाते हैं। बिटिया जरा सुनना तो, तुमसे कोई मिलने आया है। पवित्रा, कौन है बाबा? पवित्रा पुजारी जी को इसी नाम से संबोधित करती थी। पुजारी जी, बिटिया ये सुभद्रा जी हैं। यहाँ मंदिर अक्सर आती जाती रहती हैं, तुमसे कुछ बात करना चाहती हैं, एक बार मिल लो। पवित्रा सुभद्रा जी की तरफ देखकर, जी नमस्ते। सुभद्रा जी प्यार से उसके सर पर हाथ फेरकर, नमस्ते बेटा, आओ यहाँ सीढ़ियों पर बैठते हैं। सुभद्रा जी उसके साथ सीढ़ियों पर ही बैठ जाती हैं। सुभद्रा जी, बेटा तुम्हारे बारे में पुजारी जी ने मुझे बताया, बहुत दुख हुआ जानकर, पर क्या करें, होनी को कौन टाल सकता है। एक बात कहूँ, अगर बुरा ना मानो तो? पवित्रा, जी माँ जी कहिए ना। सुभद्रा जी मुस्कुराकर, तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो। मेरे घर में बस मैं और मेरा बेटा ही रहते हैं, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी वहाँ। तुम मेरा काम में हाथ बटा दिया करना, तुम्हें काम भी मिल जाएगा और मुझे किसी का साथ भी मिल जाएगा। पवित्रा सुभद्रा जी की तरफ देखकर, लेकिन मैं इस तरह आपके घर कैसे जा सकती हूँ? सुभद्रा जी, क्यों नहीं जा सकती? तुम काम की तलाश तो कर ही रही हो, तो हमारे यहाँ कर लो। मेरे से अब घर का सारा काम भी नहीं होता। मेरे बेटे को बोलती हूँ कि शादी कर ले, वो तो ऐसे शादी के नाम से भागता है जैसे ना जाने मैंने उससे क्या कह दिया हो। मेरी भी अब उम्र हो गई है, सारा काम अकेले नहीं हो पाता है मुझसे। तुम आओगी तो मेरा काम भी बट जाएगा। बोलो, चलोगी मेरे साथ? और हो सकता है इस बीच तुम्हारे पति भी तुम्हें मिल जाएं। पवित्रा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुभद्रा जी, नहीं बेटा, ऐसे नहीं रोते, भगवान सब ठीक करेंगे। जाओ अब जल्दी से अपने जो भी कपड़े हैं उन्हें पैक कर लो, मैं इतने में पुजारी जी से बात कर लेती हूँ। पवित्रा सर हिलाकर, जी। वो जाने के लिए मुड़ती ही है कि इतने में सुभद्रा जी उसे फिर से आवाज़ देती हैं, वैसे बेटी तुम्हारा नाम क्या है? पवित्रा मुस्कुराकर, जी। पवित्रा अपना नाम बोलने को होती ही है कि अचानक वो रुक जाती है। अगर पवित्र मन में ही सोचती है, अगर वकील बाबू मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए तो? नहीं नहीं, मुझे अपनी पहचान छिपा कर रखनी होगी। जब ये मिल जाएंगे तो सबको सच बता दूंगी। पवित्रा सुभद्रा जी से, जी जानकी। जानकी नाम है हमारा। सुभद्रा जी मुस्कुराकर, जानकी, बहुत प्यारा नाम है। जानकी, जाओ अपना सामान बांध लो। पवित्रा, जी। पवित्रा वहाँ से चली जाती है और सुभद्रा जी पुजारी जी के पास आ जाते हैं। सुभद्रा जी, पुजारी जी, मैं जानकी को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। वो काम की तलाश में है और मैंने उसे काम दे दिया है। आज से वो मेरे घर में काम करेगी, ठीक है? पुजारी जी हाथ जोड़कर, ये तो बहुत अच्छी बात है बहन जी, ये बच्ची आपकी छत्र छाया में रहेगी। आप जैसी सज्जन महिला पर मुझे पूरा भरोसा है। सुभद्रा जी भी हाथ जोड़कर, जी धन्यवाद। हालांकि सुभद्रा जी को समीर के साथ यहाँ मुंबई आए कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन सुभद्रा जी रोज मंदिर आती जाती थीं।
इसलिए पुजारी जी को उनके नेक दिल स्वभाव के बारे में अच्छे से पता था। इसलिए उन्हें पवित्रा जानकी को उनके साथ भेजने में कोई परेशानी नहीं थी। थोड़ी देर बाद पवित्रा अपना बैग लेकर बाहर आ जाती है और बाहर आकर पुजारी जी के पैर छूती है। पुजारी जी उसे आशीर्वाद देते हुए, सदा सुहागन रहो बेटी, खुश रहो, जल्दी ही तेरा पति तुझे मिल जाए। और हाँ, मंदिर आती जाती रहना और देखना, मुझे भोलेनाथ पर पूरा भरोसा है कि बहुत जल्द तुम अपने पति के साथ भी इस मंदिर में दर्शन करने आओगी। ये सुनकर पवित्रा की आंखों में पानी आ जाता है। पवित्रा, हम चलते हैं बाबा, अपना ध्यान रखिएगा। पुजारी जी, तुम भी बिटिया। पवित्रा बाहर आकर सुभद्रा जी के साथ गाड़ी में बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद गाड़ी घर के बाहर आकर रुकती है। सुभद्रा जी, आओ जानकी, अंदर आओ। पवित्रा सुभद्रा जी के साथ अंदर आ जाती है। सुभद्रा जी अंदर आकर कुर्सी पर बैठ जाती हैं। पवित्रा नीचे जमीन पर बैठने वाली होती है कि सुभद्रा जी उसे अपने पास ही बैठा लेती हैं। सुभद्रा जी, अरे अरे, ये क्या कर रही हो? तुम्हें काम की तलाश थी, इसलिए तुम्हें मदद के लिए अपने साथ ले आई, लेकिन मैं तुम्हें कोई नौकरानी बनाकर नहीं लाई हूँ। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि जब तक तुम्हारे पति नहीं मिल जाते तब तक तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। पवित्रा, आप सच में बहुत अच्छी हैं माँ जी। आपकी बहू सच में बहुत खुशकिस्मत होगी जो उन्हें आप जैसी सास मिलेगी। सुभद्रा जी उसकी इस बात पर हंस पड़ती हैं। सास तो जब बनूंगी जब बहू आएगी। मेरा बेटा तो शादी के नाम से ही भाग खड़ा होता है। थोड़े दिन रुक जाओ, थोड़े दिन रुक जाओ, किरट लगाए रहता है। पता नहीं और कितने दिन मुझसे ऐसे ही तरसाएगा मुझे। पवित्रा भी मुस्कुराकर, लगता है वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, तभी तो अपना प्यार किसी और के साथ नहीं बांटना चाहते हैं। सुभद्रा जी, ये तो तुम ठीक कहती हो, प्यार तो वो बहुत करता है मुझसे। मेरी कभी कोई बात नहीं टालता, बस इस शादी की बात को छोड़कर। और फिर दोनों एक साथ हंसने लगती हैं। पवित्रा, वैसे माँ जी, आपके बेटे करते क्या हैं? सुभद्रा जी, मेरा बेटा डॉक्टर है। हम दिल्ली में रहते थे, अब उसका ट्रांसफ़र मुंबई हो गया तो यहाँ चले आए। बस अपनी डॉक्टरी को ही अपना सब कुछ मानता है, इसलिए तो गरीबों का इलाज भी हमेशा मुफ्त में करता है और गांव-गांव जाकर मुफ्त सेवा शिविर लगाता है। इसलिए मेरे लिए तो उसके पास टाइम ही नहीं। पवित्रा मुस्कुराकर, कोई बात नहीं माँ जी, हम हैं ना, हम आपका मन लगा दिया करेंगे। सुभद्रा जी भी उसकी बात पर मुस्कुरा देती हैं। सुभद्रा जी, आओ तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। सुभद्रा जी उसे एक कमरा दिखाते हुए, आज से तुम इसी कमरे में रहोगी, तुम हाथ मुंह धो लो, इतने में मैं चाय बनाती हूँ। पवित्रा, नहीं नहीं माँ जी, आप क्यों चाय बनाएंगी, हम हैं ना, हम बना कर लाते हैं चाय। आप बैठिए, हम बस अभी थोड़ी देर में आते हैं। सुभद्रा जी मुस्कुराकर, ठीक है बाबा, तुम बना लेना। थोड़ी देर बाद पवित्रा हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलकर किचन में आ जाती है। वो 2 कप अदरक इलायची वाली गर्मा गर्म चाय बनाकर ले आती है। पवित्रा चाय बनाते हुए मन में, वकील बाबू को भी हमारे हाथ की अदरक इलायची की चाय कितनी पसंद आती थी ना। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हुए, हे प्रभु, हमने जो भी किया उसके लिए वकील बाबू हमें माफ़ कर दें। हमें मालूम है हमने गलत किया, लेकिन उनके लिए यही सही था, वरना हमारी वजह से उन्होंने अपने प्यार तक को कुर्बान कर दिया। हम उन्हें अब और तड़पते नहीं देखना चाहते थे। बस उन्हें जल्दी से दीप्ति जी वापस मिल जाएं और वो अपनी दुनिया में खुश रहें, बस यही चाहिए हमें। पवित्रा चाय बनाकर सुभद्रा जी को देती है तो सुभद्रा जी उसे भी लेने को कहती हैं। सुभद्रा जी, और बताओ जानकी, अपने बारे में कुछ, तुम्हारे माँ बाप बचपन से ही नहीं हैं? पवित्रा जी, वो बचपन में ही हमें छोड़कर चले गए थे। इतना कहकर पवित्रा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुभद्रा जी उसका हाथ थाम कर, अरे अरे, तुम तो रोने लगी। बेटे ऐसे नहीं रोते, चलो ठीक है, मैं कुछ नहीं पूछूंगी तुमसे, तुम रोना बंद करो। पवित्रा अपने आंसू पोंछती है। सुभद्रा जी, अच्छा बताओ, तुम्हें पढ़ना लिखना आता है? पवित्रा, जी हाँ, हमें पढ़ना लिखना दोनों आता है, और यहाँ तक कि हम अंग्रेजी के शब्द भी लिख लेते हैं और पढ़ भी लेते हैं। सुभद्रा जी, अरे वाह, तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर तय रहा कि अब तुम रोज़ मुझे रामायण का पाठ पढ़कर सुनाया करोगी, ठीक है? पवित्रा भी मुस्कुराकर, जी बिल्कुल। सुभद्रा जी, चलो मैं शाम के खाने की तैयारी कर लेती हूँ, तुम भी मेरी थोड़ी सी मदद कर देना। पवित्रा, माँ जी, आज रात का खाना हम बना लें, हम बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। सुभद्रा जी मुस्कुराते हुए, मैं बनवा लेती, लेकिन क्या है ना, मेरा बेटा मेरे ही हाथ का खाना पसंद करता है। पवित्रा उदास मन से, जी। सुभद्रा जी मुस्कुराते हुए, ठीक है, बना लो। पवित्रा भी ये सुनकर खुश हो जाती है और किचन में जाकर रात के खाने की तैयारी करने लगती है। दीप्ति का घर।
दीप्ति अपने कमरे में बैठी कोई किताब पढ़ रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजती है तो दीप्ति दरवाज़ा खोलने बाहर आ जाती है। इतने में श्रुति भी किचन से निकलकर बाहर आ जाती है कि शायद अजीत होंगे। दीप्ति, मैं खोलती हूँ दरवाज़ा, आप काम कर लीजिए। दीप्ति जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, सामने खड़े शख्स को देखकर चौंक जाती है। दीप्ति ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि सामने उसके पापा ब्रजेश जी खड़े थे। दीप्ति और श्रुति दोनों ही उन्हें देखकर खुशी के मारे उनके गले आकर लग गईं। दीप्ति खुश होकर, पापा व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज। पापा, आपको पता है मुझे आपकी कितनी याद आ रही थी। श्रुति भी, रियली पापा, आपने यहाँ आकर हमें बहुत अच्छे वाला सरप्राइज दिया है, थैंक यू सो मच। ब्रजेश जी भी अपनी दोनों बेटियों को गले लगाकर, भाई हमें अपनी बेटियों की याद आई तो हम चले आए उनसे मिलने, और वैसे भी लखनऊ से मुंबई कौन सा दूर है। तभी अजीत भी उनका लगेज साथ में लिए आ जाता है। अजीत उन सब की तरफ देखकर, दे दिया ना सरप्राइज, अब लाओ मेरी ट्रीट। श्रुति अजीत की तरफ हैरानी से देखकर, इसका मतलब आपको भी पता था कि पापा आने वाले हैं। अजीत उसका गाल खींच गया, यस, मुझे कल से ही पता था कि पापा जी आने वाले हैं। पापा जी ने कल ही मुझे फ़ोन करके आज आने के लिए बता दिया था, लेकिन मैंने तुम दोनों को जानबूझकर नहीं बताया था ताकि तुम दोनों को बहनों को सरप्राइज़ दे सकूं। और देखो ना, हो गए ना तुम एकदम से शॉक्ड। सभी हंसने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर कर रहे थे। दीप्ति खाना खाते हुए, सच पापा, आज कितने दिनों बाद पूरी फैमिली एक साथ बैठकर खाना खा रही है। सच में बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू फॉर कमिंग। श्रुति, सच में पापा, आपने यहाँ आकर बहुत अच्छा किया, आपसे ढेर सारी बातें करनी हैं। ब्रजेश जी, अच्छा ठीक है, फिर पहले डिनर कर लेते हैं, फिर आराम से बैठकर बातें करेंगे। श्रुति और दीप्ति दोनों एक साथ, बिल्कुल पापा। डिनर के बाद सब एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे, तभी अजीत श्रुति से, अरे श्रुति भाई, आज तो रात भर बातें चलने वाली हैं, ऐसा करो सबके लिए एक एक कप कॉफ़ी और बना लो प्लीज़। श्रुति उठते हुए बोली, हाँ बिल्कुल, अभी लाई। तभी दीप्ति ने उसे बीच में ही रोक दिया, दी आप बैठिए, मैं बना लाती हूँ। और वो कॉफ़ी बनाने चली जाती है। श्रुति और अजीत ब्रजेश जी से बात करने लगते हैं। श्रुति अपने पापा से, पापा आपसे कुछ बात करनी थी। ब्रजेश जी, हाँ बोलो बेटा, क्या बात है। श्रुति अजीत की तरफ देखते हुए कहती है, पापा, अजीत के एक बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, डॉक्टर समीर नाम है उनका। अभी हाल में ही दीप्ति ने अपने स्ट्रेस की वजह से उनके काउंसलिंग सेशंस भी अटेंड किए हैं। दोनों ही काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स भी बन गए हैं। तभी अजीत बोलता है, पापा, समीर ने थोड़े दिन पहले सबको डिनर पर इनवाइट किया था। वहाँ पर समीर की मॉम ने समीर के लिए दीप्ति का हाथ मांगा था। पापा, मैं समीर को कॉलेज टाइम से जानता हूँ, वो बहुत अच्छा लड़का है, एमबीबीएस डॉक्टर है और नेचर का भी बहुत अच्छा है। हमारी दीप्ति बहुत खुश रहेगी समीर के साथ। और फिर रिश्ता आगे से चलकर आया है। सुभद्रा आंटी, समीर की माँ, भी बहुत अच्छे नेचर की हैं। मुझे लगता है कि हमें यह रिश्ता एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ब्रजेश जी अजीत की तरफ देखकर, देखो बेटा, तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं दीप्ति के ऊपर कोई दबाव नहीं बनाना चाहता। एक तो पहले ही उसके साथ इतना कुछ हो गया है, और अब ऐसे में मैं उसके ऊपर दबाव बनाऊंगा तो हम में से वो हमसे और दूर हो जाएगी। मुझे लगता है कि हमें अभी उसे थोड़ा और समय देना चाहिए। अजीत, पापा, हम कब कह रहे हैं कि हमें दीप्ति को टाइम नहीं देना चाहिए, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप भी एक बार समीर और उसकी मम्मी से मिल लीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो बस उन दोनों की सगाई सगाई तय कर देंगे। इसी बहाने उन दोनों को कुछ दिन एक दूसरे को अच्छे से जानने का मौका भी मिल जाएगा। ब्रजेश जी कुछ सोचकर, ठीक है, ऐसा करते हैं, परसों रविवार है तो जब हम समीर से और उनकी मम्मी से भी मिल लेते हैं, ठीक है ना। अजीत मुस्कुराकर, ठीक है पापा, मैं कल ही सुभद्रा आंटी को फ़ोन पर बता दूंगा कि आप उनसे मिलना चाहते हैं। थोड़ी देर बाद दीप्ति भी कॉफ़ी बनाकर ले आती है और सभी बैठकर कॉफ़ी पीते हुए बातें करने लगते हैं। इधर पवित्रा किचन में खाना बना रही थी और साथ ही साथ गर्मा गर्म रोटियां सेंक सेंक कर सुभद्रा जी को परोस रही थी। सुभद्रा जी, बस बस, अब मुझे और नहीं खाया जाएगा, आज तो सच में बहुत खा लिया। सच जानकी, बहुत अच्छा खाना बनाती हो, मुझे तो लगा था सिर्फ मैं ही अच्छा खाना बनाती हूँ, लेकिन तुम तो मुझसे भी अच्छा खाना बनाती हो। सच, जादू है तुम्हारे हाथों में। अपनी तारीफ सुनकर पवित्रा भी खुश हो जाती है। तभी दरवाजे की डोर बेल बजती है। सुभद्रा जी दरवाजे की ओर देखकर, शायद समीर होगा, मैं खोलती हूँ। तभी पवित्रा उन्हें रोककर, रुकिए माँ जी, आप बैठकर खाना खाइए, हम खोल देते हैं दरवाज़ा। पवित्रा बाहर जाकर दरवाज़ा खोल देती है। दरवाज़ा खोलते ही समीर अपने सामने खड़ी हुई किसी अनजान लड़की को देखकर हैरान हो जाता है।
सामने खड़ी पवित्रा भी अपनी आंखें झुका लेती है। पवित्रा को देख समीर के दिल की धड़कनें अचानक से अपने आप ही तेजी से धड़कने लगती हैं। पवित्रा का वो मनमोहक सा चेहरा, उसकी सादगी किसी को भी लुभाने के लिए काफ़ी थी। पवित्रा एक तरफ हो जाती है तो समीर अंदर आ जाता है। अंदर आकर समीर अपनी माँ के पास ही बैठ जाता है। सुभद्रा जी, आ गया बेटा? समीर भी उनके कंधे पर सर रख कर बैठ जाता है। हाँ माँ, आज हॉस्पिटल में पेशेंट्स थोड़े ज़्यादा थे इसलिए थोड़ी देर हो गई। सुभद्रा जी उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहती हैं, तुझे किस दिन देर नहीं होती? मुझे तो अब आदत सी हो गई है इन सब की। चल अब तू जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। समीर उठते हुए, ओके माँ, मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ। समीर फ्रेश होकर कपड़े बदलकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाता है। इतने में सुभद्रा जी भी उसके साथ वाली चेयर पर आकर बैठ जाती हैं। पवित्रा बाहर से आकर समीर को खाना परोसती है और वापस किचन में चली जाती है। इतनी देर में समीर उसकी हल्की सी निगाह से देखता है और वापस अपना खाना खाने लगता है। सुभद्रा जी उसके पास ही बैठकर उसे मुस्कुराते हुए देखने लगती हैं। आज खाना कैसा बना है समीर? समीर अपनी माँ की तरफ मुस्कुराते हुए देखता है। माँ, मुझे लगता है कि आपको रोज़ अपने खाने की तारीफ़ सुनने की आदत हो गई है। चलो ठीक है, कर देता हूँ तारीफ़। खाना बहुत अच्छा बना है, हमेशा की तरह। सुभद्रा जी हंसने लगती हैं। खा गया ना चक्कर तू भी? ये खाना मैंने नहीं बनाया है, जानकी ने बनाया है। समीर किचन की तरफ इशारा करते हुए, ये लड़की जो अंदर किचन में काम कर रही है। सुभद्रा जी, हाँ बेचारी, इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। ये मुझे मंदिर में मिली, पुजारी जी के पास ही रह रही थी कुछ दिनों से। अपने पति को ढूंढने आई है यहाँ। बेचारी अपने पति से एक एक्सीडेंट में बिछड़ गई, इसलिए मैं इसे यहाँ अपने साथ ले आई। घर का काम भी संभाल लेगी, मेरी मदद भी हो जाएगी। वैसे भी अब मुझसे ज़्यादा काम नहीं हो पाता। ठीक किया ना मैंने? समीर अपना हाथ अपनी माँ के हाथ पर रखकर, माँ, आप कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकती। आपने जो किया ठीक किया। सुभद्रा जी ही मुस्कुरा देती हैं। रात को समीर अपने रूम में खड़ा खिड़की में से आसमान को निहार रहा था। तभी उसे बाहर किसी के पायल की आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ सुनकर बाहर आता है तो पता चलता है कि पवित्रा किचन का दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में जा रही थी। उसे देखकर समीर को अपनी माँ की बात याद आ जाती है कि एक एक्सीडेंट में इस लड़की का पति उससे बिछड़ गया था। समीर को भी इस बात से पिछले साल अपने साथ हुए उस एक्सीडेंट की याद आ जाती है। समीर मन में सोचते हुए, इसका भी एक्सीडेंट में पति बिछड़ गया? कहीं ये मेरी पत्नी? समीर अपना सर झटक कर, नहीं नहीं, ये मेरी पत्नी कैसे हो सकती है? मैंने तो उसका अंतिम संस्कार अपने हाथों से किया था। और फिर इसका नाम तो जानकी है, पवित्रा नहीं। समीर एक सांस भरकर वापस अपने बेड पर आकर लेट जाता है और थोड़ी देर में उसे नींद आ जाती है। अगले दिन अजीत ऑफिस से ही सुभद्रा जी को फ़ोन कर देता है कि आप उसके ससुर यानी दीप्ति के पापा कल रविवार को उनसे और समीर से मिलने आ रहे हैं। उधर आदित्य अपने घर में बने ऑफिस में बैठा हुआ था और वो वहाँ का सारा सामान पैक कर रहा था, क्योंकि अब वो ये शहर हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा था। उसे अब लगने लगा था कि उसकी ज़िंदगी में शायद अब कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। उसने पवित्रा और दीप्ति दोनों का ही दिल दुखाया है, इसलिए वो मुंबई छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जयपुर जा रहा था। इसलिए जाने से पहले वो एक बार दीप्ति से मिलकर उसे सब कुछ बता देना चाहता था, ताकि दीप्ति के मन में उसके लिए नफरत थोड़ी कम हो सके। आदित्य अपने कमरे में बैठा यही सोच रहा था कि वो कल जाने से पहले दीप्ति को सब बता देगा और अगली फ्लाइट से हमेशा हमेशा के लिए जयपुर चला जाएगा। सुभद्रा जी अपने कमरे में बैठी काफ़ी खुश लग रही थी। थोड़ी देर बाद वो पवित्रा के पास किचन में जाती हैं, जहाँ पवित्रा खाना तैयार कर रही थी। सुभद्रा जी उसे देखकर मुस्कुरा देती हैं। अरे बाबा, तुम आज भी खुद ही सब कुछ करने लगी? भाई मुझे भी तो कुछ करने दिया करो, तुमने तो 2 ही दिनों में मेरी आदत बिगाड़ दी। जब तुम अपने पति के घर चली जाओगी तो मालूम है फिर मुझे तुम्हारी कितनी याद आएगी। पवित्रा भी मुस्कुराते हुए, तो क्या हुआ माँ जी, हमें तो आदत है ये सब करने की, और वैसे भी हम तो यहाँ आपकी सेवा के लिए ही आए हैं, हमें करने दीजिए ना। सुभद्रा जी, ठीक है भाई, मतलब तुमने सोच लिया है कि तुम मुझे निठल्ला बनाकर ही छोड़ोगी, है ना? पवित्रा उनकी इस बात पर हंसने लगती है। हाँ, और उन्हें कंधों से पकड़कर बाहर ले जाती है और सोफे पर बैठा देती है। पवित्रा, अब आप यहाँ बैठिए और टीवी का आनंद लीजिए, तब तक हम आपके लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लाते हैं। सुभद्रा जी भी उसकी इस हरकत पर हंसने लगती हैं। सच तो ये था कि 2 ही दिनों में उन्हें भी पवित्रा से एक लगाव सा हो गया था। थोड़ी देर में ही पवित्रा चाय बनाकर ले आती है और सुभद्रा जी को दे देती है। सुभद्रा जी चाय पीते हुए, जानकी, कल के लिए कुछ मीठा और कुछ नमकीन में कुछ बना लेना, कल समीर को लड़की वाले देखने आ रहे हैं। पवित्रा, डॉक्टर बाबू को? पर डॉक्टर बाबू तो अभी शादी नहीं करना चाहते ना?
सुभद्रा जी, हाँ, पर उसके कहने से क्या होता है? मुझे लड़की बहुत पसंद है, वकालत की पढ़ाई कर रही है, समीर की अच्छी दोस्त भी है। कल उसके पापा समीर से मिलने आ रहे हैं और इस बार मैं उससे हाँ करवा कर ही छोड़ूंगी। रात को डोर बेल बजने की आवाज़ आई तो पवित्रा दरवाज़ा खोलने के लिए बाहर आई। दरवाजे पर समीर था। पवित्रा उसके हाथ से बैग ले लेती है और समीर अंदर आ जाता है। थोड़ी देर बाद सुभद्रा जी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गईं तो समीर भी फ्रेश होकर खाना खाने आ गया। सुभद्रा जी उसे खाना सर्व करती हैं और पवित्रा भी गर्मा गर्म रोटियां सेक कर ले आती है। दोनों साथ ही बैठकर खाना खाते हैं। सुभद्रा जी खाना खाते हुए, समीर तुझसे कुछ बात करनी है। समीर खाना खाते हुए, क्या माँ? सुभद्रा जी, पहले खाना तो खा ले, फिर आराम से बैठकर बात करते हैं। खाना खाने के बाद समीर सोफे पर आकर बैठ जाता है तो सुभद्रा जी भी उसके पास आकर बैठ जाती हैं। समीर, बोलो ना माँ, क्या बात है? कुछ बात करनी थी आपको मुझसे। सुभद्रा जी, बेटा वो बात ऐसी है कि कल दीप्ति के पिताजी तुझसे मिलने आ रहे हैं। समीर हैरान होकर, मुझसे? पर क्यों? सुभद्रा जी, तेरी और दीप्ति की शादी की बात करने। समीर हैरान होकर, पर क्यों? सुभद्रा जी, बेटा जब थोड़े दिन पहले मैंने दीप्ति और उसके दीदी जीजू को खाने पर बुलाया था तब मैंने श्रुति से तेरे और दीप्ति के लिए की शादी के लिए बात की थी और श्रुति और अजीत को भी ये रिश्ता बहुत पसंद है। श्रुति और अजीत ने ब्रजेश जी से भी बात कर ली है और इसीलिए ही वो तुझसे मिलना चाहते हैं। समीर खड़ा होकर, माँ मुझे ये सब बात पता है, आपको मना तो किया था ना मैंने। मैं और दीप्ति अभी शादी नहीं करना चाहते, फिर आप क्यों जिद कर रही हो? सुभद्रा जी, मैं जिद कर रही हूँ? बेटा यही सही वक्त होता है शादी का, फिर कब करेगा तू शादी? अजीत को तू पहले से ही जानता है, दीप्ति भी तेरी अच्छी दोस्त बन गई है, फिर प्रॉब्लम क्या है आखिर? समीर सुभद्रा जी का हाथ थामकर, माँ दीप्ति जी सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त हैं, लेकिन मैंने कभी उन्हें उस नज़र से नहीं देखा, इसलिए प्लीज़ माँ आप उन्हें मना कर दो। सुभद्रा जी, पर आखिर बात क्या है? क्यों तू शादी नहीं करना चाहता? अगर तुझे कोई और पसंद है तो तू मुझे बता सकता है, मैं तेरी शादी उससे करा दूंगी। समीर परेशान होकर, माँ ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई पसंद नहीं है। सुभद्रा जी उसके कंधे पर हाथ रखकर, तो फिर क्या बात है? बाहर आवाज़ सुनकर पवित्रा भी किचन के दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है। समीर थोड़ी देर शांत हो जाता है, फिर एक सांस भरकर वो सुभद्रा जी की तरफ देखकर कहता है, माँ मैंने आपसे एक बात छुपाई है। सुभद्रा जी हैरानी से, कोई बात छुपाई है? पर कौन सी बात? देख समीर, मेरा दिल बैठा जा रहा है, बताना क्या बात है? समीर उनकी तरफ देखकर, माँ मेरी 1 साल पहले शादी हो चुकी है। सुभद्रा चौंक कर, क्या तेरी शादी? समीर, ये कैसा मजाक है? तुझे शादी नहीं करनी तो तू अब ये सब कहानियां सुना रहा है? समीर, नहीं माँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तुझे याद है पिछले साल मैं धनकपुर गया था मुफ्त सेवा शिविर में, पर इस बार चौंकने की बारी पवित्रा की थी। वो अपने मन में, धनकपुर? सुभद्रा जी, हाँ, पर इन सब बातों का कैंप से तेरी शादी से क्या लेना देना? समीर, माँ हम सभी धनकपुर पहुंचकर वहां के प्रधान जी के यहाँ रुके थे और फिर उसने धनकपुर में जो कुछ हुआ वो सब सुभद्रा जी को बता दिया। समीर, जब मैं वहां से अपनी पत्नी पवित्रा को लेकर वापस आ रहा था तब रास्ते में सामने से आती बस से हमारा एक्सीडेंट हो गया। हमारी गाड़ी और उस बस के बहुत सारे लोग मारे गए। किस्मत से मैं बच गया, लेकिन जब मुझे होश आया तो देखा कि वहाँ सब लोग बहुत बुरी हालत में थे। जब मैंने उठकर अपनी पत्नी को ढूंढा तो वहां थोड़ी दूर पर दुल्हन के जोड़े में मैंने अपनी पत्नी को पाया। मैंने उसकी सांसें चेक की, लेकिन वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी थी। मैंने वहीं उसका अंतिम संस्कार किया और वापस आ गया। तब से माँ मैं अब तक उस हादसे को भुला नहीं पाया हूँ। ये सब कहते कहते समीर की आंखों में आंसू आ गए। सुभद्रा जी भी उसकी कहानी सुनकर बहुत दुखी हुई। समीर अपने आंसू पोंछकर, माँ मैं थोड़ा सा वक्त चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करो। उधर पवित्रा किचन में खड़ी फूट फूट कर रोए जा रही थी। वो अपने मन में, हे भगवान ये कैसी नियति है हमारी। जिन्हें अपना पति समझकर जिनके घर में रह रहे थे वो हमारे पति नहीं थे, और जब हमारे पति आज हमारी आंखों के सामने हैं तो उन्हें कैसे बताएं कि उनकी उनकी पत्नी मरी नहीं है, जिंदा है। उन्होंने अपनी पत्नी को के धोखे में किसी और का अंतिम संस्कार कर दिया है। और वो आंखों में आंसू भरे बाहर खड़े समीर को देखने लगी। सुभद्रा जी समीर के कंधे पर हाथ रखकर, देख बेटा, जिंदगी में आगे तो बढ़ना ही पड़ता है। जो होना था वो हो गया, होनी को तो कोई नहीं टाल सकता, लेकिन जिंदगी यही कहती है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि पीछे मुड़कर देखने से हमें सिर्फ निराशा ही हाथ लगती है। समीर अपनी माँ का हाथ थामकर, माँ मैं बस तुझसे इतना कहना चाहता हूँ कि मैंने अपने हाथ से मुखाग्नि दी थी,
इसलिए मैं अभी 1 साल तक शादी नहीं कर सकता, और 1 साल बीतने में सिर्फ 2 ही महीने हैं तो बाकी हैं। तब तक के लिए रुक जाओ। इतने में मैं भी अपने आप को संभालने की पूरी कोशिश करूँगा। सुभद्रा जी, ठीक है, लेकिन तू कल दीप्ति के पिताजी से एक बार मिल ले। मैं उन्हें अब मना नहीं कर सकती। अगर रिश्ता हो जाता है तो हम बस शगुन दे देंगे, शादी 1 साल पूरा होने के बाद कर लेंगे। समीर, ठीक है माँ, जैसी आपकी मर्जी। इतना कहकर वो अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद सुभद्रा जी अपने कमरे में सोने चली जाती हैं। इधर पवित्रा किचन में बैठकर फूट फूट कर रोए जा रही थी और अपनी किस्मत को कोस रही थी कि उसका पति मिला भी तो इतनी देर से कि अब उनका रिश्ता कहीं और होने जा रहा है। लेकिन तभी वो अपने आंसू पोंछती है और अपने आप से कहती है, नहीं, हम डॉक्टर बाबू को सब कुछ सच बता देंगे कि हम ही उनकी पवित्रा हैं। वो हमारा यकीन जरूर करेंगे। पवित्रा अपने मन में सोचते हुए समीर के कमरे की ओर जाने लगती है। पवित्रा सीढ़ियों की ओर बढ़े चली जा रही थी, तभी वो एकदम से ठिठक गई। उसे पीछे से किसी ने आवाज़ दी। पवित्रा ने मुँह पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने उसका ही अक्स खड़ा था। पवित्रा हैरानी से, तुम? अक्स, हाँ मैं। पवित्रा रोते हुए, तुम यहाँ क्यों आई हो? आज हम तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे। अक्स, तुम्हें समझना होगा पवित्रा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम डॉक्टर बाबू को सब सच बता दोगी और वो तुम्हारा यकीन कर लेंगे? पवित्रा, क्यों नहीं करेंगे वो हमारा यकीन? आखिर हम उनकी पत्नी हैं। हम उन्हें सारी कहानी बताएंगे और हमें पूरा यकीन है कि वो हमारी बात ज़रूर सुनेंगे। अक्स, और इसका क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुम ही उनकी पत्नी हो? हाँ पवित्रा, हम हैं ना उनके लिए पूरा जीता जागता सबूत। हम उन्हें सब सच बता देंगे। अक्स, चलो मान भी लो कि उन्होंने तुम पर यकीन कर भी लिया, तो वो पूछेंगे नहीं कि इतने दिनों तक तुम कहाँ थी? तब क्या जवाब जो दोगी तुम उन्हें? पवित्रा ये सुनकर सुन्न हो जाती है। आखिर उसने तो ये सोचा ही नहीं था कि वो डॉक्टर बाबू को क्या कहेगी कि इतने दिन वो कहाँ थी। अक्स दोबारा से, बताओ पवित्रा, है कोई जवाब तुम्हारे पास? क्या बताओगी डॉक्टर बाबू को कि इतने दिनों तक तुम एक पराये मर्द के साथ उनकी पत्नी बनकर रह रही थी? क्या सोचेंगे वो तुम्हारे बारे में? इतना सब जानने के बाद क्या वो तुम्हें दिल से अपना लेंगे? नहीं पवित्रा, नहीं। धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे तुम्हें। तब तुम क्या करोगी? कहाँ जाओगी? बोलो। पवित्रा रोते हुए, तो मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। अक्स, अब इसे ही अपनी नियति मान लो पवित्रा और डॉक्टर बाबू से सच्चाई छुपा कर रखो। यही तुम्हारे लिए और उनके लिए भी अच्छा होगा। पवित्रा अपने दोनों हाथों से अपना मुंह ढककर रोने लगती है। वो अक्स वहाँ से गायब हो जाता है। थोड़ी देर बाद पवित्रा देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। पवित्रा धीमे कदमों से अपने कमरे की ओर बढ़ जाती है। सुबह हो चुकी थी। पवित्रा सारे घर की साफ सफाई कर चुकी थी और अब किचन में नाश्ता बनाने को तैयारी कर रही थी। तभी सुभद्रा जी भी पूजा करके किचन में आ जाती हैं। सुभद्रा जी उसे प्यार से देखकर, अरे वाह, तुमने तो आज सब कुछ पहले ही कर लिया। चलो, बहुत अच्छा है जानकी। समीर से मिलने लड़की के घर वाले दोपहर में आने वाले हैं, तो तुम कुछ अच्छा बना लेना। मुझसे जो मदद चाहिए हो ले लेना। पवित्रा, जी माँ जी, आप चिंता मत करिए, हम सब देख लेंगे। पवित्रा ने कह तो दिया था, पर उसका दिल ही जानता था कि उस पर क्या बीत रही है। पवित्रा की आंखों में ये सोचकर आंसू भर आए थे कि वो कैसे अपने ही आंखों के सामने अपने ही पति को किसी और का होता हुआ देख पाएगी। पर फिर उसने ये सोचकर अपने दिल को तसल्ली दे दी कि कम से कम उसका पति उसकी आंखों के सामने तो है। वो हमेशा उसे दिल में पूजेगी और उसकी सेवा करेगी। यही सोचकर पवित्रा ने अपने आंसू पोंछ लिए। आदित्य का घर। इधर आदित्य अपना सारा सामान पैक कर रहा था। वो कल की फ्लाइट से हमेशा हमेशा के लिए जयपुर जा रहा था। आदित्य को पवित्रा को ढूंढते ढूंढते 1 महीने से भी ज़्यादा हो चुका था, पर वो उसे कहीं नहीं मिल रही थी। वीरेंद्र जी, आदित्य के चाचा सा, भी अब यही यही चाहते थे कि अब वो जयपुर आकर अपने बाबा सा का बिजनेस संभाले और नई जिंदगी की शुरुआत करे। आदित्य दीप्ति को तो खो ही चुका था और अब पवित्रा भी उससे दूर चली गई थी। इन सब में आदित्य बिल्कुल टूट चुका था और अब वो चाचा सा के कहे अनुसार वापस जयपुर जाना चाहता था, ताकि अपने बाबा सा के बिजनेस को आगे बढ़ा सके। आदित्य अपनी राइटिंग कर चेयर पर बैठकर एक लेटर पैड पर लेटर लिख रहा था। ये लेटर वो दीप्ति के नाम से लिख रहा था, जिसमें उसने अब तक की सारी सच्चाइयाँ बयां कर दी थी कि पवित्रा को सब कुछ पता चल चुका था, लेकिन अब वो दीप्ति को भी सब कुछ सच बता देना चाहता था कि इन दिनों में उस पर क्या गुजरी है। उसका प्यार दीप्ति के लिए कभी झूठा नहीं था। वो तो पवित्रा की मदद करना चाहता था ताकि उसे सही सलामत उसके पति के पास पहुंचाया जा सके। लेकिन इस समय वो इतना उलझ चुका था कि सब कुछ खो बैठा और अब वो वापस जयपुर जा रहा था, हमेशा हमेशा के लिए। दीप्ति को उस दिन समीर के साथ देखकर आदित्य को लगा था कि दीप्ति भी अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी है,
इसलिए आदित्य वापस से दीप्ति की ज़िंदगी में जाकर उसकी मुश्किलों को और बढ़ाना नहीं चाहता था। इसलिए उसने फैसला लिया था कि वो अब उसकी ज़िंदगी से दूर चला जाएगा। लेकिन जाने से पहले वो दीप्ति को इसलिए सब सच बता देना चाहता था ताकि दीप्ति अपने दिल में उसके लिए नफरत ना रखे और हो सके तो उसे माफ़ कर दे। आदित्य ने लेटर लिखकर अपनी जेब में रख लिया कि शाम को वह लेटर दीप्ति तक पहुंचा देगा। उसे पता था कि दीप्ति अपनी दीदी के घर में ही रह रही होगी, क्योंकि दीप्ति का मुंबई शहर में कोई अपना था तो वो थे उसके दीदी और जीजू। उधर पवित्रा खाने की सारी तैयारियां कर चुकी थी। सुभद्रा जी बहुत खुश थीं सब देखकर। समीर भी हॉस्पिटल से आज जल्दी आ गया था, क्योंकि सुभद्रा जी ने उसे कहा था कि उसे दीप्ति के घर वालों के पहुंचने से पहले ही घर पहुंचना है। सुभद्रा जी पवित्रा के पास रसोई में जाकर, जानकी, ये लो, ये मेरी साड़ी है, ये तुम पर बहुत अच्छी लगेगी, आज इसे ही पहनना। पवित्रा थोड़ी झिझकते हुए, पर माँ जी, हम साड़ी पहनकर क्या करेंगे? मेहमान तो डॉक्टर बाबू को देखने आ रहे हैं ना। सुभद्रा जी मुस्कुराकर, तो क्या हुआ, तुम भी तो इस घर की सदस्य हो ना, तो तुम्हारा भी तो हक बनता है सबसे मिलने का। आज तुम यही साड़ी पहनना, तुम पर खूब जचेगी। पवित्रा, पर सुभद्रा जी, पर कुछ नहीं, मुझे माँ जी कहती हो ना, तो माँ की बात भी मानो, ठीक है? पवित्रा आंखें झुकाकर, जी माँ जी। सुभद्रा जी मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती हैं। दीप्ति के घर में सब तैयार हो चुके थे और समीर के घर जाने की तैयारी कर रहे थे। दीप्ति भी तैयार होकर बाहर आई। उसने येलो और पिंक कलर का अनारकली सूट पहना था। हालांकि दीप्ति ये सब चाहती तो नहीं थी, लेकिन ब्रजेश जी ने उसे बहुत समझाया, तब जाकर वो इस रिश्ते के लिए तैयार हुई थी। थोड़ी देर बाद वे सब समीर के घर के लिए निकल चुके थे। इधर समीर के अंदर भी एक कश्मकश चल रही थी। उसका दिल बिल्कुल भी इस रिश्ते के लिए गवाही नहीं दे रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ बहुत गलत करने जा रहा हो। इसी कश्मकश में तैयार होता हुआ वो बाहर निकल आया और सामने से आती पवित्रा से टकरा गया। पवित्रा गिरने ही वाली थी कि समीर ने उसे संभाल लिया। पवित्रा की तो डर के मारे आंखें बंद हो गई थीं, लेकिन समीर उसे एकटक निहारे जा रहा था। पवित्रा ने आज गुलाबी रंग की शिफॉन की साड़ी पहनी थी, बालों को खुला रखा था और चेहरे पर हल्का सा मेकअप किया हुआ था। आज वो वाकई में बहुत खूबसूरत लग रही थी। समीर का दिल जोरों से धड़क रहा था। हालांकि समीर थोड़ी देर बाद अपने दिल पर काबू पाकर पवित्रा को सीधा खड़ा करता है। पवित्रा के दिल में भी समीर के स्पर्श से प्यार जाग उठा था, जिसे वो अब दबा देना चाहती थी। समीर अभी तक पवित्रा को देखे जा रहा था। पवित्रा को छूने से उसके दिल में एक सिरहन-सी पैदा हो गई थी। उसके दिल को ऐसा लगा ही नहीं जैसे वो कोई अनजान है। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी ही हो। दोनों ही एक दूसरे को की आंखों में खोए हुए थे। उनका ध्यान तब हटता है जब दरवाजे की बेल बजती है। ध्यान भंग होने पर पवित्रा शर्मा कर किचन में चली जाती है और समीर इधर उधर देखने लगता है। सुभद्रा जी बाहर आकर देखती हैं कि समीर अभी भी एक जगह खड़ा था। सुभद्रा जी उसकी तरफ देखकर, समीर क्या कर रहा है बेटा? बेल बज रही है और तू ऐसे खड़ा है, चल मेरे साथ, मुझे लगता है कि वो लोग आ गए हैं। सुभद्रा जी बाहर जाकर दरवाज़ा खोलती हैं तो दरवाजे पर दीप्ति, उसके पापा अजीत और श्रुति खड़े थे। वे सभी उन्हें देखकर नमस्ते करते हैं और बदले में सुभद्रा जी और समीर भी हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं। सुभद्रा जी सबको अंदर लेकर आती हैं, आइए आइए, प्लीज़ अंदर आइए। सभी अंदर आकर बैठ जाते हैं। अजीत सबका परिचय करवाता है। अजीत, आंटी जी, ये है मेरे ससुर जी और दीप्ति और श्रुति के पिताजी। फिर ब्रजेश जी की तरफ देखकर, और पापा, ये हैं समीर की मम्मी। और समीर के पास आकर, ये है मेरा दोस्त समीर। समीर ब्रजेश जी की ओर देखकर, नमस्ते अंकल। ब्रजेश जी भी, नमस्ते बेटा। दीप्ति और समीर भी आपस में हाय हेलो करते हैं। समीर, अजीत और ब्रजेश जी आपस में बैठकर बातें करने लगते हैं और सुभद्रा जी दीप्ति और श्रुति से बातें करने लगती हैं। ब्रजेश जी को भी समीर बहुत पसंद आया था। उसका व्यवहार, उसका बोलने चालने का ढंग, सभी कुछ ब्रजेश जी को एक नज़र में ही भा गया था। सुभद्रा जी ने थोड़ी देर बाद जानकी को आवाज़ लगाई, जानकी, सबके लिए चाय नाश्ता ले आओ बेटा। ये कहकर वह खुद भी किचन की ओर ही चली गई। सुभद्रा जी किचन में जाकर, जानकी, सब कुछ तैयार है ना? पवित्रा, जी माँ जी, आप चलिए, हम लेकर आते हैं। पवित्रा चाय नाश्ता लेकर जैसे ही रसोई के बाहर कदम रखती है, उसे सामने बैठी दीप्ति दिख जाती है। लेकिन दीप्ति का ध्यान उसकी तरफ नहीं होता है। जानकी डर के मारे वापस अपने कदम पीछे ले लेती है। तभी सुभद्रा जी उसे वापस से किचन की ओर आता देखकर उसके पास आकर बोलती हैं, क्या हुआ जानकी, तुम अंदर क्यों आ गई, कुछ बात है क्या? पवित्रा घबराहट में, पता नहीं माँ जी, अचानक से थोड़े चक्कर से आ गए, मन भी कुछ अजीब सा हो रहा है, पवित्रा ने बहाना बना दिया। सुभद्रा जी उसे थोड़ा डांटते हुए, सुबह से काम में लगी हुई हो, थकावट तो होगी ही। ऐसा करो, तुम अपने कमरे में जाकर थोड़ी देर आराम कर लो, ये सब मैं ले जाती हूँ। पवित्रा घबराते हुए, नहीं माँ जी, हम ठीक हैं,
यहीं किचन में थोड़ी देर बैठ जाते हैं, हम ठीक हो जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। क्योंकि पवित्रा को पता था कि अगर वो अपने कमरे में जाएगी तो बाहर सब उसे देख लेंगे और अगर दीप्ति जी ने उसे देख लिया तो उससे सवाल पूछेंगी कि वो यहाँ क्या कर रही है, इसलिए उसने बाहर ना जाना ही ठीक समझा। पवित्रा किचन में बैठी मन ही मन सोच रही थी कि डॉक्टर बाबू का रिश्ता दीप्ति जी से होने जा रहा है। अब क्या होगा? क्या वकील बाबू को इस बारे में पता है? इसका मतलब उसके घर छोड़ने के बाद भी वकील बाबू ने दीप्ति जी को अभी तक कुछ भी नहीं बताया है। वह मन में, हे भगवान, अब हम क्या करें? हमें पूरा यकीन है कि दीप्ति जी ये शादी अपनी मर्जी से नहीं कर रही होंगी, पर अब हम कर भी क्या सकते हैं? ये क्या हो रहा है भगवान? अब आप ही कुछ कीजिए, वरना सबकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। बेचारे वकील बाबू पर क्या गुजर रही होगी। हम भी उन्हें छोड़कर चले गए और अब दीप्ति जी भी डॉक्टर बाबू से शादी कर रही हैं और एक हम हैं जो किसी को भी सच्चाई बता नहीं सकते। हे प्रभु, अब आप ही कुछ कीजिए। पवित्रा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सबके चाय नाश्ता करने के बाद सुभद्रा जी ब्रजेश जी से कहती हैं, भाई साहब, मुझे तो दीप्ति पहले दिन से ही पसंद है। अब आपका क्या कहना है इस बारे में? ब्रजेश जी भी खुश होकर, मुझे भी समीर बहुत पसंद है। आपको एतराज़ ना हो तो हम आज ही रोके की रस्म पूरी कर देना चाहते हैं। सुभद्रा जी भी ये सुनकर बहुत खुश होती हैं। जी बिल्कुल, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। ब्रजेश जी, तो फिर ठीक है, ये काम आज ही कर लिया जाए। सुभद्रा जी श्रुति के साथ मिलकर रोके की तैयारी करने लगती हैं। वहीं पवित्रा ये सुनकर बस आंसू बहाए जा रही थी कि आज उसका पति किसी और का हो जाएगा। सब तैयारियां होने के बाद सुभद्रा जी दीप्ति को और ब्रजेश जी समीर को तिलक कर उन्हें शगुन देते हैं। पवित्रा अपनी आंखों के सामने सब होते हुए देख रही थी पर कुछ कर नहीं सकती थी। सुभद्रा जी सभी से, आइए सब लोग खाना खाते हैं, मैं अभी डाइनिंग टेबल पर खाना लगवाती हूँ। इतना कहकर वो किचन में जाने लगती हैं तो श्रुति और दीप्ति भी उनके साथ ही चल देती हैं। श्रुति सुभद्रा जी से, आंटी हम भी आपकी हेल्प करेंगे। सुभद्रा जी मुस्कुराकर, ठीक है बेटा, चलो। वहीं पवित्रा इस बात से अनजान थी कि दीप्ति भी सुभद्रा जी के साथ ही किचन की तरफ आ रही है। सुभद्रा जी किचन में जाकर, जानकी खाना तैयार हो गया? पवित्रा सर हिलाकर, जी माँ जी। वहीं श्रुति और दीप्ति भी सुभद्रा जी के पीछे ही खड़ी थीं पर उन्होंने अब तक पवित्रा को देखा नहीं था। सुभद्रा जी दीप्ति और श्रुति की ओर देखकर, जानकी, इनसे मिलो, ये है दीप्ति और उसकी बड़ी बहन श्रुति, और ये दीप्ति, ये है जानकी, हमारे घर में ही रहती है। जानकी जैसे ही पीछे की तरफ मुड़ती है, दीप्ति उसे देखकर हैरान रह जाती है। उसकी तो आंखें ही फटी की फटी रह जाती हैं। वह मन ही मन में, पवित्रा, पर उसकी ओर बढ़ने की को होती ही है कि पवित्रा उसे आंखों के इशारे से मना कर देती है। दोनों को एक दूसरे की तरफ देखता पाकर सुभद्रा जी दीप्ति से, क्या हुआ दीप्ति, तुम दोनों पहले भी मिल चुके हो क्या? दीप्ति कुछ बोलने को होती है कि पवित्रा बीच में ही बोलते हुए, नहीं माँ जी, हम एक दूसरे को नहीं जानते। सुभद्रा जी, अच्छा, तो तुम ये सोच रही होगी कि ये कौन है? ये जानकी है, अभी थोड़े दिन पहले ही यहाँ रहने आई है। ये मुझे मंदिर में मिली थी। बेचारी का इस दुनिया में कोई नहीं है। इसका पति एक एक्सीडेंट में लापता हो गया है। उसे ही ये मुंबई शहर में ढूंढने आई है, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आई। ये यहाँ घर में मेरी मदद भी कर देती है और मेरा भी थोड़ा मन लग जाता है। दीप्ति तो ये सोचकर हैरान हुई जा रही थी कि सुभद्रा आंटी पवित्रा के बारे में ऐसा क्यों कह रही हैं, क्योंकि उसकी नज़रों में पवित्रा तो आदित्य की पत्नी थी और वे पवित्रा को जानकी क्यों कहकर बुला रही हैं। दीप्ति का तो सर घूमने लगा था ये सब सोच सोच कर। थोड़ी देर बाद सुभद्रा जी और श्रुति सारा सामान लेकर डाइनिंग हॉल की तरफ जाने लगते हैं तो सुभद्रा जी दीप्ति को देखकर कहती हैं, दीप्ति, आओ बेटा, बाहर चलते हैं। दीप्ति, आंटी आप चलिए, मैं और आपकी जान की बाकी का खाना लेकर आते हैं। सुभद्रा जी मुस्कुराकर, ठीक है बेटा, जल्दी आना। अब दीप्ति पवित्रा की तरफ मुड़कर देखने लगती है तो पवित्रा उसके डर से आंखें चुराने लगती है। 2 मिनट यूं ही देखने के बाद दीप्ति पवित्रा के पास आती है और उससे पूछती है, तुम पवित्रा हो ना? पवित्रा घबराहट में इधर उधर देखने लगती है। दीप्ति, तुम यहाँ कैसे? और आदित्य, वो कहाँ है? और तुम यहाँ इनके घर पर क्या कर रही हो? पवित्रा रोते हुए, दीदी, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, यहाँ किसी को भी हमारे बीते हुए कल के बारे में कुछ मत बताइएगा। दीप्ति असमंजस में, पर क्यों? और ये सब तुम्हें जानकी क्यों कहकर बुला रहे हैं? पवित्रा, क्योंकि यहाँ हमने अपनी पहचान छुपा रखी है। दीप्ति, पवित्रा, तुम ये क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम यहाँ पर कैसे हो और आदित्य कहाँ हैं? पवित्रा रोते हुए, इसका मतलब हमारा शक सही था, वकील बाबू ने आपको अब तक कुछ नहीं बताया है। दीप्ति वापस से असमंजस में उसे देखकर कहती है, क्या नहीं बताया है? पवित्रा, यही कि हम उनकी पत्नी नहीं हैं। दीप्ति हैरानी से, क्या तुम उनकी पत्नी नहीं हो? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो आदित्य के घर पर ही थी ना, और आदित्य ने भी यही कहा था कि तुम उसकी पत्नी हो।
पवित्रा, उन्होंने हमें दुनिया की नज़रों में सम्मान दिलाने के लिए ऐसा कहा था, ताकि कोई भी बाहरी इंसान हम पर उंगली ना उठा सके। और पवित्रा ने तब से लेकर आज तक की सारी सच्चाई दीप्ति को बता दी। किस तरह 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें आदित्य की पत्नी मर चुकी थी, लेकिन वो अपनी पत्नी के धोखे में पवित्रा को साथ ले आया। लेकिन जब आदित्य को पता चला कि पवित्रा उसकी पत्नी नहीं है, तो उसने फैसला लिया कि जब तक वह पवित्रा के पति को नहीं ढूंढ लेगा, किसी को ये सच्चाई नहीं बताएगा कि वो जिस घर में रह रही है वो उसके पति का घर नहीं है। पवित्रा रोते हुए, दीदी हमें माफ़ कर दीजिए, हमें तो खुद नहीं पता कि हम वकील बाबू की पत्नी नहीं हैं, वरना हम आप दोनों के बीच कभी नहीं आते। लेकिन इन सब में वकील बाबू ने बहुत कुछ सहा है, लेकिन वो कभी किसी को अपनी तकलीफ नहीं बताएंगे। उन्होंने तो आज तक बस आपको अपनों को खोया ही खोया है। पहले उन्होंने उस एक्सीडेंट में अपने बाबा साहब को खो दिया, जिनकी वजह से उन्होंने शादी की, और फिर हमारी वजह से आपको खो दिया। वो तो हमने उनकी डायरी पढ़ ली थी, इसलिए हमें सच का पता चल गया और हमने उसी दिन वो घर छोड़ दिया, क्योंकि हम आप दोनों के बीच नहीं आना चाहते थे। हमने वकील बाबू को चिट्ठी में लिखा भी था कि वो आपको सच बता दें, लेकिन शायद उन्होंने अभी तक आपको कुछ भी नहीं बताया है। आदित्य के बारे में सब कुछ सुनकर दीप्ति की आंखों में भी आंसू आ गए। पवित्रा उसके सामने हाथ जोड़कर, वकील बाबू को माफ़ कर दीजिए दीदी, उन्होंने जो भी किया जानबूझकर नहीं किया, बस हालातों के चलते वो इस भंवर में फंसते चले गए। उन्होंने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब उन्हें आपकी ज़रूरत है। दीप्ति उसके हाथ पकड़कर, तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो पवित्रा? तुमने जो प्रत्यक्ष देखा उसे ही सच मान लिया, और आदित्य, उसकी दोषी तो मैं हूँ। एक बार भी उसका हाल चाल जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैंने सोचा कि उसकी शादी हो चुकी है। पर अब मैं उसे बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ूंगी, हर पल उसके साथ रहूंगी। थैंक यू पवित्रा कि तुमने मुझे सारी सच्चाई वक्त पर बता दी, वरना मैं तो समीर से शादी करने जा रही थी। थैंक्स कि तुमने मुझे रोक लिया। दीप्ति अपने आंसू पोंछकर, लेकिन तुम यहाँ कैसे आई? पवित्रा ने आदित्य का घर छोड़ने से लेकर यहाँ तक आने की सारी सच्चाई बयां कर दी। दीप्ति उसकी तरफ देखकर, और तुम्हारे पति, वो अब तक नहीं मिले क्या? पवित्रा अपनी पलकें नीचे झुकाते हुए, हमारे पति और कोई नहीं, समीर जी हैं। दीप्ति हैरान हो जाती है, क्या समीर तुम्हारा पति? ओह माय गॉड। दीप्ति पवित्रा के पास आकर, पर पवित्रा कैसे कैसे हो कि डॉक्टर समीर ही तुम्हारे पति हैं? तुम इतनी श्योर कैसे हो? पवित्रा उसे अब उस दिन की सारी सच्चाई बताती है, जब समीर ने सारी सच्चाई सुभद्रा जी को बता दी थी, और पवित्रा किस तरह से समीर और पवित्रा को की शादी हुई थी वो भी बता देती है। पवित्रा आंसू बहाते हुए, शायद किस्मत ने हमें ऐसे ही मिलाना था, इसलिए तो इतने बड़े शहर में भी हम खुद ब खुद उनके पास ही पहुंच गए। दीप्ति, क्या समीर को इस बारे में सब पता है? पवित्रा, नहीं, उन्हें कुछ भी नहीं पता कि हम जिंदा हैं या नहीं। वो तो सोचते हैं कि उनकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही। उन्होंने उस एक्सीडेंट में शायद किसी और को अपनी पत्नी समझकर अंतिम संस्कार कर दिया। दीप्ति कुछ सोचते हुए, हो सकता है समीर ने जिसका अंतिम संस्कार किया वो आदित्य की पत्नी हो, और इसी गलतफहमी में आदित्य तुम्हें अपनी पत्नी मानकर अपने घर ले आया। पवित्रा, हाँ शायद। दीप्ति पवित्रा की तरफ देखकर, पवित्रा, पर अब तुम्हें समीर को सब कुछ बता देना चाहिए कि तुम ही समीर की पत्नी हो। दीप्ति पवित्रा का हाथ पकड़कर, नहीं दीदी, हम उन्हें अभी कुछ नहीं बता सकते। हो सकता है कि वो हमारी बात का यकीन ना करें। हमें बहुत डर लग रहा है। दीप्ति, पर पवित्रा, जब तक तुम उन्हें सब कुछ सच नहीं बताओगी, तब तक सब कुछ ऐसे कैसे सही होगा? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं बताऊंगी सबको। पवित्रा रोते हुए, नहीं दीदी, हम अभी उन्हें कुछ नहीं बता सकते। बस एक एहसान कर दीजिए हम पर, आप बस उन्हें शादी के लिए मना कर दीजिए, फिर हम सही मौका देखकर, वक्त देखकर उन्हें सब कुछ बता देंगे। दीप्ति, पर पवित्रा, पवित्रा उसका एक हाथ अपने हाथ में थाम कर, प्लीज़ दीदी। दीप्ति, ठीक है, पर जल्दी, कहीं दोबारा से देर ना हो जाए। पवित्रा, जी दीदी। दीप्ति उसे गले लगा लेती है। थोड़ी देर बाद दोनों बाहर आ जाती हैं। बाहर सुभद्रा जी उन दोनों के पास आकर, कहाँ रह गए थे तुम दोनों? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। दीप्ति उनके पास बैठ जाती है। सॉरी आंटी जी, वो एक्चुअली मुझे थोड़ा लो फील हो रहा था, तो जानकी मेरे लिए नींबू पानी बना रही थी, इसलिए थोड़ी देर वहीं रुक गए थे। सुभद्रा जी और बाकी सब थोड़ा घबरा कर, बेटा तुम अब ठीक तो हो ना? दीप्ति मुस्कुराकर, हाँ आंटी जी, मैं अब ठीक हूँ। सुभद्रा जी, पता नहीं आजकल के बच्चों को हो क्या गया है, बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। एक हमारा ज़माना था, हम पता ही नहीं था होता था कि बीमारी होती क्या है। उनकी बात सुनकर बाकी सब भी मुस्कुरा देते हैं। तभी ब्रजेश जी, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा बहन जी,
हमारा ज़माना ही दूसरा था। सुभद्रा जी उनकी ओर देखकर। और और नहीं तो क्या, आज जानकी की भी तबीयत ठीक नहीं थी और अब दीप्ति। आजकल के बच्चे अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रखते। समीर जो अब तक सबकी बातें सुन रहा था, जैसे ही उसे पता चलता है कि जानकी की तबीयत ठीक नहीं है, उसका मन थोड़ा घबरा जाता है। वो जानकी की ओर देखता है जो पलकें झुकाए चुपचाप खड़ी थी। आज समीर को खुद भी नहीं पता था कि क्यों उसके मन में जानकी को लेकर ऐसे भाव आ रहे हैं, जबकि आज उसका रोका दीप्ति के साथ हो चुका था। खाना खाने के बाद सब बैठकर थोड़ी देर बातें करते हैं, फिर ब्रजेश जी सुभद्रा जी से जाने की इजाज़त मांगते हैं। ब्रजेश जी, बहन जी अब हम चलते हैं। सुभद्रा जी दीप्ति के पास आकर, अब तो रोका हो गया है, अब तुम्हें इस घर में किसी से पूछ कर आने की ज़रूरत नहीं है, तुम जब चाहो हम सबसे मिलने आ सकती हो, ठीक है? दीप्ति उनकी तरफ मुस्कुरा देती है। सब बातें करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तभी दीप्ति पवित्रा के पास आकर, तुम घबराना मत पवित्रा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। समीर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। लेकिन तुम्हें भी अब मौका देखकर समीर को सब कुछ बताना होगा, और मुझे पूरा यकीन है कि समीर तुम्हारी बात पर यकीन जरूर करेगा। दीप्ति उसके सर पर हाथ फेरकर, अपना ख्याल रखना। पवित्रा मुस्कुराते हुए, जी दीदी। आप हमारी तरफ से वकील बाबू से माफ़ी मांग लीजिएगा, हमने जाने अनजाने उन्हें बहुत दुख दिए हैं। दीप्ति, तुम खुद ही मांग लेना, बहुत जल्द मैं और आदित्य तुमसे मिलने आएंगे। जब तक तुम भी समीर को सब कुछ बता देना। पवित्रा, जी। दीप्ति भी बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद सुभद्रा जी और समीर अंदर आ जाते हैं। सुभद्रा जी आकर सोफे पर बैठ जाती हैं, लेकिन समीर सीधा अपने कमरे में चला जाता है। उधर ब्रजेश जी सब घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही दीप्ति और बाकी सब लिफ्ट के पास पहुंचते हैं, एक गार्ड दीप्ति के पास आकर उसे एक चिट्ठी पकड़ा देता है। दीप्ति गार्ड की तरफ देखकर, ये चिट्ठी किसकी है? गार्ड, पता नहीं मैम साहब, एक साहब आए थे अभी आधे घंटे पहले, उन्होंने ये बोलकर चिट्ठी आपको दी है और चिट्ठी पकड़ा गए कि वो आपको दे दें। दीप्ति भी लिफ्ट की तरफ बढ़ जाती है। ऊपर आकर वो सीधे अपने कमरे में चली जाती है और चिट्ठी खोलकर देखती है। ये चिट्ठी किसी और की नहीं बल्कि आदित्य की थी, जो उसने दीप्ति के लिए लिखी थी। आदित्य ने भी उस लेटर में वही सब लिखा था जो पवित्रा ने उसे बताया था, लेकिन लास्ट लाइन पढ़कर दीप्ति हैरान हो गई। आदित्य ने लिखा था कि वो हमेशा हमेशा के लिए मुंबई शहर छोड़कर जयपुर जा रहा है, सबकी ज़िंदगी से दूर। दीप्ति ये लाइन पढ़ते ही झट से उठकर खड़ी होती है और बाहर भागती है। बाहर उसे यूं हड़बड़ाहट में जाता देख ब्रजेश जी और बाकी सब भी देखने लगते हैं। ब्रजेश जी, दीप्ति इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो बेटा? दीप्ति रोते हुए, पापा मुझे जाना होगा, मुझे आदित्य को रोकना है, वरना वो ये शहर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। पापा बहुत कुछ गलत हो चुका है और मैं नहीं चाहती कि अब और कुछ गलत हो। ब्रजेश जी उसके सामने आकर, रुको बेटा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रही हो। दीप्ति ब्रजेश जी को वो चिट्ठी देती है। पापा इसे पढ़िए, आपको सब पता चल जाएगा। ब्रजेश जी, श्रुति और अजीत सभी वो चिट्ठी पढ़ते हैं जिसमें आदित्य अपनी शादी से लेकर आज तक की सारी सच्चाई बताई थी। ब्रजेश जी भी वो चिट्ठी पढ़कर काफ़ी परेशान होते हैं। दीप्ति, पापा मुझे आदित्य को रोकना होगा, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर दीप्ति बाहर आकर एक टैक्सी वाले से अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के को चलने के लिए कहती है। वहीं आदित्य भी एयरपोर्ट पहुँच चुका था। टैक्सी से उतरकर वो भी चेकिंग के लिए चला जाता है और इतने में दीप्ति भी टैक्सी से उतरकर अंदर चली जाती है। वो आदित्य को जगह जगह ढूंढने लगती है, लेकिन आदित्य कहीं नहीं मिलता। इतने में आदित्य भी सब कुछ वेरीफाई कराकर वेटिंग रूम में आकर बैठ जाता है। उधर दीप्ति भी आदित्य को ढूंढती हुई वेटिंग रूम की तरफ आ जाती है। वेटिंग रूम में आदित्य एक चेयर से सिर टिकाकर आंखें बंद करके बैठा था। तभी उसे अपने कंधे पर किसी का स्पर्श महसूस होता है। स्पर्श महसूस होते ही वो आंखें खोलता है तो देखता है कि सामने दीप्ति खड़ी थी। आदित्य उसे ही देखते ही, दीप्ति तुम यहाँ? दीप्ति अपने आंसू पोंछते हुए, तो मुझे और कहाँ होना चाहिए था? जिंदगी की उलझनों में भटकते भटकते तो यहाँ आ गए हम। अब भी तुम सोचते हो कि मुझे कहीं और होना चाहिए था? तुमने सोच भी कैसे लिया आदित्य कि तुम मुझे ऐसे छोड़कर चले जाओगे और मैं चुपचाप देखती रहूंगी? कैसे सोच लिया तुमने? तुम अकेले सब कुछ सहते रहोगे और मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी? क्यों नहीं बताया मुझे सब कुछ? क्यों चुपचाप अकेले सब कुछ सहते रहे? क्यों आदित्य? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था, या मैं इस लायक नहीं थी? दीप्ति उसके कंधों को झकझोरते हुए कहती है। आदित्य उसके आंसू पोंछते हुए, नहीं दीप्ति, ऐसी बात नहीं है। तुम उस दिन यूं घर से रोकर चली गई। मैं चाहता था कि मैं पहले पवित्रा के पति को ढूंढ लूँगा, उसके बाद तुम्हें सारी सच्चाई बता दूंगा, लेकिन मैं इन सब में प्रॉब्लम्स को सुलझाने की बजाय इन सब में और उलझता ही चला गया। और देखो ना ये कहाँ आ गए हम। आदित्य उसे बाहों में भरकर, दीप्ति बस एक बार मुझे माफ़ कर दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा।
दीप्ति भी उसे बाहों में कसते हुए, ठीक है, बट लास्ट बार, हाँ, आगे से कभी कोई प्रॉब्लम हो आएगी तो हम दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे, ना कि तुम अकेले। आदित्य उसके माथे को चूम कर, प्रॉमिस। दीप्ति मुस्कुराते हुए, चलो आदित्य घर चलते हैं, पापा वहाँ तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आदित्य, पर दीप्ति, परवर कुछ नहीं, चुपचाप चलो मेरे साथ, और उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाती है। दोनों थोड़ी देर बाद घर पहुंचते हैं। वहां ब्रजेश जी भी बेसब्री से दोनों का इंतजार कर रहे थे। तभी दीप्ति उसके सामने आकर, देखिए पापा, मैं आदित्य को वापस ले आई। ब्रजेश जी आदित्य और दीप्ति के पास आकर, मैं बहुत खुश हूँ बेटा कि तुम दोनों फिर से एक हो गए। आदित्य उनके गले लगकर, आई एम सॉरी अंकल। ब्रजेश जी भी उसे अपने गले से लगाकर, कोई बात नहीं बेटा, अक्सर हम जिंदगी के भंवर में फंस जाते हैं, लेकिन जो हिम्मती होता है वही अंत में जीतता है, जैसे कि तुम जीते हो। ब्रजेश जी खुश होकर दोनों को गले से लगा लेते हैं। तभी आदित्य दीप्ति की तरफ मुड़कर, लेकिन मेरा एक काम अभी भी अधूरा है दीप्ति, मुझे पवित्रा को ढूंढना होगा, उसे उसके पति से मिलाना होगा। पता नहीं वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी। हमारी कहानी तो पूरी हो गई, लेकिन उसकी कहानी अभी भी अधूरी है। दीप्ति उसकी तरफ मुस्कुराकर, और अगर मैं कहूँ कि वो कहानी भी पूरी हो गई है तो? आदित्य शौक होकर, मतलब? दीप्ति उसके पास आकर, मुझे पता है कि पवित्रा कहाँ है। आदित्य हैरानी से, क्या? पर तुम्हें कैसे? दीप्ति ने उसे अपने और समीर के रोके की बात भी बता दी, और ये भी बता दिया कि वो वहाँ किस तरह पवित्रा से मिली, और उसे सारी सच्चाई का पता चला। दीप्ति उसके कंधे पर हाथ रखकर, मैं तो तुमसे आज मिलने आने वाली थी कि तुम्हारी चिट्ठी मिली कि तुम यहाँ से जा रहे हो। आई एम सॉरी आदित्य। आदित्य उसके गाल पर हाथ रखकर, दीप्ति जो हुआ सो हुआ, अब हमें सब कुछ भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। उनका रोमांस देखकर वहां खड़े ब्रजेश जी, श्रुति और अजीत खांस देते हैं। वहां सबको यूं करते देखकर आदित्य और दीप्ति एक दूसरे से अलग होकर इधर उधर देखने लगते हैं। फिर सभी एक साथ हंस देते हैं। थोड़ी देर आदित्य बैठकर अपने घर वापस चला जाता है। उधर समीर अपने कमरे में बैठा इधर से उधर घूम रहा था। उसे ये बात मन ही मन खाए जा रही थी कि उसने दीप्ति के घर वालों से सब कुछ सच छुपाया। काफ़ी चहलकदमी के बाद समीर मन ही मन निश्चय करता है कि वो अभी दीप्ति के घर जाकर सबको अपनी शादी के बारे में बता देगा। वो बाइक की चाबी उठाकर बाहर जाने लगता है तो सुभद्रा जी उसे रोककर पूछती हैं, इस वक्त कहाँ जा रहा है समीर? समीर उनकी आवाज़ सुनकर पवित्रा भी वहाँ आ जाती है। समीर हड़बड़ाहट में, वो माँ, मैं एक इमरजेंसी केस आ गया है इसलिए जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊँगा, और जल्दी से बाहर चला जाता है। सुभद्रा जी मन में, ये लड़का भी ना, इसे काम के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, पता नहीं शादी के बाद भी ये ऐसे ही रहेगा क्या। फिर वे भी सर झटककर अपने कमरे में चली जाती हैं। लेकिन पवित्रा को ना जाने आज ऐसा क्यों लग रहा था जैसे समीर कुछ परेशान सा है। थोड़ी देर यूं ही खड़े रहने के बाद वो भी रात के खाने की तैयारी करने लगती है। इधर दीप्ति के घर में सभी बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी दरवाजे की बेल बजी। श्रुति ने जाकर दरवाज़ा खोला तो समीर सामने खड़ा था। सब अचानक से समीर को वहां देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वे आज ही तो मिले थे और समीर वापस से उनके घर आ गया था। इसका मतलब ज़रूर कोई बात थी। ब्रजेश जी उसके पास आकर, अरे आओ समीर बेटा, तुम अचानक से यहाँ, सब ठीक तो है ना? समीर पहले सबको देखता है, फिर ब्रजेश जी की तरफ देखकर, अंकल, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ब्रजेश जी, हाँ बोलो बेटा, क्या कहना चाहते हो? समीर थोड़ा घबराते हुए, अंकल, मैंने आपसे एक बात छुपाई है, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा है कि कैसे कहूँ। मैं आपसे ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपने और दीप्ति के रिश्ते की नींव झूठ पर नहीं रखना चाहता। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। अंकल, मेरी एक बार शादी हो चुकी है। और फिर समीर अपने धनकपुर जाने से लेकर एक्सीडेंट तक की सारी बातें बता देता है। समीर, मेरी पहली पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन मेरी शादी तो हुई थी ना, इसलिए मैंने आप सबको ये बात पहले ही बता देना सही समझा। अब आपका इस रिश्ते को लेकर जो भी फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा। सब उसकी बात सुन ही रहे थे कि तभी पीछे से आवाज़ आती है, आपकी पत्नी जिंदा है डॉक्टर समीर, और सही सलामत है। समीर अचानक से उस आवाज़ की तरफ देखता है तो वो आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि दीप्ति की थी। तब दीप्ति उसके सामने आकर कहती है, हाँ डॉक्टर समीर, आपने बिल्कुल सही सुना, आपकी पत्नी जिंदा है। क्योंकि जिस दिन आपका एक्सीडेंट हुआ था उस दिन वहाँ एक गाड़ी का और भी एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक और भी दुल्हन थी। लेकिन आपने शायद किसी और की पत्नी को अपनी पत्नी समझकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया, जबकि आपकी पत्नी जिंदा है। समीर बहुत हैरानगी से उसे देख रहा था। समीर उसके पास आकर, कहाँ है मेरी पत्नी, और वो इतने दिनों तक कहाँ थी? दीप्ति, उस गाड़ी में एक और शख्स भी था जिसने अपनी पत्नी को सही सलामत बचा लिया था। दोनों गाड़ियों का एक्सीडेंट होने की वजह से आप दोनों की दुल्हनों की अदला बदली हो गई, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आपकी पत्नी बिल्कुल ठीक है। समीर भावुक होकर, दीप्ति जी प्लीज़ मुझे बताएं कहाँ है मेरी पत्नी, मैं मिलना चाहता हूँ उससे। दीप्ति मुस्कुराकर,
आप टेंशन मत लीजिए, वो आपके ही पास है और इस वक्त भी आपके ही घर में है। समीर असमंजस में है। लेकिन मेरे घर में, लेकिन कुछ सोचते हुए, जानकी? दीप्ति, हाँ समीर, जानकी ही आपकी पवित्रा है, आपकी पत्नी। समीर की आंखें नम हो जाती हैं। थैंक यू दीप्ति जी, आपने मुझे मेरी पत्नी से मिलवा दिया, थैंक यू सो मच। समीर ब्रजेश जी के पास आकर, आई एम सॉरी अंकल, लेकिन अब मैं दीप्ति से शादी। ब्रजेश जी उसके कंधे पर हाथ रखकर, जाओ बेटा, अपनी शादीशुदा जिंदगी जियो और अपनी मम्मी को बताओ कि उनकी चांद सी बहू मिल गई है। समीर दीप्ति के पास आकर, थैंक यू दीप्ति, लेकिन मैं अभी पवित्रा को कुछ नहीं बताऊंगा। मैं चाहता हूँ कि वो खुद मुझे बताए कि वो ही मेरी पवित्रा है। दीप्ति, बिल्कुल समीर, मैं भी यही चाहती हूँ, और देखना वो बहुत जल्द तुमसे आकर बोलेगी कि वो ही तुम्हारी पवित्रा है। अब जाओ जल्दी से, वो खाने पर तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। समीर सबसे मिलकर वहाँ से चला जाता है। वहाँ से निकलकर थोड़ी देर बाद समीर जब अपने घर पहुँचता है तो देखता है कि पवित्रा डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए सच में उसका इंतजार कर रही थी। यूं तो समीर उसे रोज ही देखता था, लेकिन आज ना जाने क्यों उसे पवित्रा पर बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था। शायद इसलिए कि अब उसे पता था कि वो उसकी जीवन संगनी है। समीर पवित्रा के पास चलकर आता है। जानकी, तुम यहाँ? पवित्रा समीर को देखकर खड़ी हो जाती है। जी, वो आपने खाना नहीं खाया था ना, इसलिए आपका इंतजार कर रही थी। वो माँ जी ने भी यही कहा था कि आपको खाना खिला दूँ, इसलिए। पवित्रा नज़रें चुराते हुए इधर उधर देखने लगती है। समीर भी हल्का सा मुस्कुरा देता है, क्योंकि उसे पता था कि माँ ने कहा हो या ना कहा हो, वो खुद ही अपनी मर्जी से उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन अब बताने में शर्मा रही है। पवित्रा समीर को देखकर, आप हाथ मुंह धो लीजिए, हम खाना लगाते हैं। समीर अपने रूम में कपड़े बदलने चला गया। बाहर आकर उसने सुभद्रा जी के कमरे में झांका तो वो अपने कमरे में आंख बंद करके आराम कर रही थी, इसलिए समीर भी डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गया। पवित्रा ने उसे खाना परोसा तो समीर ने पूछा, माँ ने खाना खा लिया? पवित्रा, जी। समीर, और तुमने? पवित्रा उसकी तरफ हैरानी से देखने लगती है, फिर संयत होकर, जी जी अभी नहीं। समीर असमंजस में, क्यों? पवित्रा अपनी पलकें झुकाते हुए, हम आपसे पहले कैसे खा सकते हैं? समीर मंद मंद मुस्कुराते हुए, क्यों क्यों नहीं खा सकती? और उसके चेहरे को देखने लगा। पवित्रा, वो हम आपके लिए मीठा लाते हैं, हम भूल ही गए थे, और जल्दी से किचन में भाग जाती है। समीर उसे जाते हुए देख रहा था। वो मुस्कुराते हुए अपना खाना खाने लगता है। इधर दीप्ति खिड़की के पास खड़े होकर चांद को देख रही थी। आज ये चांद उसे फिर से खूबसूरत लग रहा था। चांद को देखते हुए वो आदित्य के साथ बिताए पलों को याद कर रही थी कि तभी दीप्ति का फ़ोन बजता है। स्क्रीन पर आदित्य का नाम देखकर वो खुश हो जाती है और जल्दी से फ़ोन उठा लेती है। दीप्ति खुश होकर, अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। उधर से आदित्य की आवाज़ आती है, अच्छा तो फिर फ़ोन क्यों नहीं किया? दीप्ति, फ़ोन इसलिए नहीं किया जनाब, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि आप मुझे कॉल करते हैं या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इतने दिनों में मुझे भूल गए हों? आदित्य भावुक होकर, तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ मैं? सांस लेना भूल सकता हूँ पर तुम्हें नहीं। दीप्ति भी भावुक होकर, मैंने भी तुम्हें हर पल याद किया आदित्य। इतने दिन तुम्हारे बिना कैसे काटे ये मैं ही जानती हूँ। आदित्य, लेकिन अब नहीं काटने पड़ेंगे, अब हम बस जल्द से जल्द शादी कर लेंगे। दीप्ति खुश होते हुए, सच? आदित्य भी मुस्कुराते हुए, अब मैं तुम्हें बिना एक पल भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अब बस हमेशा के लिए तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। दीप्ति, थैंक गॉड आदित्य, सब कुछ ठीक हो गया। आदित्य, होता कैसे नहीं, हमारा प्यार जो सच्चा था। दीप्ति, सही कहा तुमने, सच्चे प्यार की हमेशा जीत होती है। थोड़ी देर तक वो दोनों यूं ही बातें करते रहे और फिर सोने चले गए। उधर पवित्रा की आंखों से नींद गायब थी। थोड़ी देर कमरे में टहलने के बाद वो छत पर चली गई। छत पर ठंडी ठंडी हवाओं को महसूस कर वो मुस्कुराने लगी, पर उसकी इस मुस्कुराहट को देखकर कोई और भी खुश हो रहा था। जी हाँ, वो और कोई नहीं बल्कि समीर ही था जो उसे ऐसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। दरअसल समीर को भी नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो भी छत पर आ गया था थोड़ा समय बिताने। समीर उसे मुस्कुराते देखकर उसकी ओर खींचा चला जा रहा था और धीरे से आकर पवित्रा के पीछे खड़ा हो गया। पवित्रा थोड़ी देर बाद जैसे ही मुड़ने को हुई, पीछे खड़े समीर से जा टकराई। वो गिरने ही वाली थी कि समीर ने अपनी मजबूत बाहों में उसे संभाल लिया। दोनों एक दूसरे में इतने करीब होकर एक दूसरे में ही खो गए थे। समीर तो आज पवित्रा को देखे ही जा रहा था और मन में सोच रहा था कि कितनी खूबसूरत है ये, और मासूम सी, ऊपर से नीचे तक एकदम सादगी से भरी। पवित्रा को थोड़ी देर बाद होश आता है तो वो वहाँ से हड़बड़ाकर जाने लगती है। फिर अचानक से उसे दीप्ति की बात याद आती है। वो मुड़कर समीर को देखती है तो पाती है कि समीर भी उसे ही देख रहा था। पता नहीं क्यों आज पवित्रा को समीर की आंखों में वो प्यार नजर आ रहा था जो वो अपने पति की आंखों में देखना चाहती थी।
और इसी वजह से वो अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। दोनों की नज़रें एक बार फिर मिलती हैं और अचानक से पवित्रा दौड़कर समीर के गले लग जाती है। समीर भी उसे अपनी बाहों में भर लेता है। दोनों ही काफ़ी देर तक यूं ही खड़े रहते हैं। फिर पवित्रा समीर से अलग होकर उसे देखते हुए कहती है, हमें माफ़ कर दीजिएगा, हम ही आपकी पवित्रा हैं, आपकी पत्नी। उस दिन एक्सीडेंट में हम मरे नहीं थे, हम जिंदा थे और आज आपके सामने हैं। हम अपने मंगलसूत्र की कसम खाते हैं, हम ही हैं आपकी पत्नी। समीर मुस्कुराते हुए चुपचाप उसे देखने लगता है और कहता है, और अगर मैं कहूँ कि मुझे ये पहले ही पता था तो पवित्रा आपको कैसे पता चला कि हम जानकी नहीं पवित्रा हैं? समीर, मैं दीप्ति के घर गया था, वहीं पता चला कि तुम ही मेरी पवित्रा हो। पवित्रा ये सुनकर रोते हुए उसके गले लग जाती है। हमें माफ़ कर दीजिए, हम आपसे नाराज़ तो नहीं हैं कि इतने दिनों से किसी और के साथ रह रहे हैं, आप हमसे नाराज़ तो नहीं हैं? समीर उसे बाहों में भरते हुए, मैं तुमसे क्यों नाराज़ रहूँगा, बल्कि मैं तो उस देवता जैसे इंसान का शुक्रगुजार हूँ जिसकी वजह से आज तुम मेरे पास सही सलामत हो। पवित्रा भी ये सुनकर समीर के सीने से लग जाती है। दोनों रात भर यूं ही एक दूसरे की बाहों में बैठे हुए गुजार देते हैं, क्योंकि सही मायनों में उनका मिलन तो आज हुआ था। अगले दिन सुबह पवित्रा पूजा घर में पूजा कर रही थी। फिर वो सुभद्रा जी को आरती देती है और उनके पैर छूती है। सुभद्रा जी भी सदा सौभाग्यवती भव कहकर उसे आशीर्वाद देती हैं। सुभद्रा जी, भगवान करे तुम्हारा पति तुम्हें जल्द ही मिल जाए। इतने में समीर भी वहाँ आ जाता है। पवित्रा उसे भी आरती देती है तो समीर पवित्रा को इशारा करता है और फिर दोनों मिलकर जोड़े से सुभद्रा जी के पैर छूने आगे बढ़ते हैं। सुभद्रा जी उन्हें हैरानी से देखती हैं। ये सब क्या हो रहा है समीर? तुम दोनों एक साथ मेरे पैर क्यों छू रहे हो? समीर मुस्कुराते हुए, माँ, अपनी बहू को आशीर्वाद दो। सुभद्रा जी हैरानी से, बहू, पर ये तू क्या कह रहा है समीर? ये कैसा मजाक है? समीर, माँ, ये मजाक नहीं है, ये सच है। जानकी यानी कि पवित्रा ही तुम्हारी बहू है। सुभद्रा जी, पर तुम्हारी पत्नी तो? समीर, जिंदा है। तभी वहाँ एक और आवाज़ आती है, समीर सच कह रहे हैं आंटी, आपकी बहू यानी समीर की पत्नी जिंदा है। सामने दीप्ति और आदित्य खड़े मुस्कुरा रहे थे। दीप्ति सुभद्रा जी के पास आकर, हाँ आंटी, ये बिल्कुल सच है। पवित्रा, जिसे आप जानकी कहती हैं, समीर की खोई हुई पत्नी है। प्लीज़ आंटी, इन्हें आशीर्वाद दे दीजिए। समीर और पवित्रा भी सुभद्रा जी के पैर छूते हैं। सुभद्रा जी पवित्रा को अपने गले से लगा लेती हैं। सुभद्रा जी उसे देखते हुए, ये भी कैसी लीला है भगवान की। जिस तरह कस्तूरी मृग पूरे जंगल में उस खुशबू को ढूंढ रहा होता है जबकि वो खुशबू उसके भीतर ही होती है, उसी तरह मैं भी बावरी सी अपनी बहू को ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो तो मेरे ही पास है। सबको यूं खुश देखकर दीप्ति भी समीर को आदित्य से मिलवाती है। समीर भी आदित्य से मिलकर बहुत खुश होता है और उसे थैंक्स बोलता है। समीर, थैंक्स आदित्य, तुमने मेरी पवित्रा का ख्याल रखा। इसके लिए मैं तुम्हारा जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है। आदित्य, ये क्या कह रहे हो समीर? मैंने बस अपना फर्ज निभाया है। तुम्हें पवित्रा मिल गई और मुझे दीप्ति, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पवित्रा भी आकर आदित्य से माफ़ी मांगती है। हमें माफ़ कर दीजिए वकील बाबू, हम आपके और दीप्ति के बीच में नहीं आना चाहते थे, इसलिए आपको बिना बताए घर छोड़कर चले गए। हमारी वजह से आपने पहले ही बहुत तकलीफ़ें सही हैं, हम आपको और तकलीफ़ नहीं देना चाहते थे। आदित्य, पर पवित्रा, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, हम दोस्त थे ना? क्या एक दोस्त दूसरे दोस्त को अपनी तकलीफ़ नहीं बांट सकता? पर मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए कि तुम्हें समीर जैसा जीवन साथी मिला है। फिर आदित्य सबको इनवाइट करते हुए कहता है कि सबको उसकी शादी में ज़रूर आना है। इसलिए सबको 2 दिन बाद उसके साथ ही जयपुर चलना है, क्योंकि शादी वो अपने पुश्तैनी घर से ही करना चाहता था। और वीरेंद्र जी, आदित्य के चाचा साहब, का भी यही कहना था। 2 दिन बाद एक एक करके आदित्य और दीप्ति की शादी की रस्में पूरी हो रही थीं। आदित्य ने जयपुर आने से पहले वीरेंद्र जी और सरिता को फ़ोन पर सब कुछ बता दिया था। वो भी सब कुछ आदित्य के लिए बहुत खुश थे। आदित्य के साथ दीप्ति के घर वाले पवित्रा, समीर और सुभद्रा जी भी आए थे। शादी की रस्मों के बाद शाम को शादी का मंडप सजाया गया था, जिसमें आदित्य और दीप्ति हमेशा के लिए 7 फेरे लेकर आज एक हो चुके थे। कुछ दिनों बाद आदित्य और दीप्ति जयपुर ही शिफ्ट हो गए थे। दीप्ति एक वकील बन चुकी थी। हालांकि आदित्य ने वकील का पेशा ना चुनकर अपने बाबा साहब के बिजनेस को आगे बढ़ाने का फैसला किया। 1 साल बाद सरिता और हरीश की भी शादी हो चुकी थी। दीप्ति, समीर, आदित्य और पवित्रा चारों ही बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। समीर और पवित्रा साल में 2 बार जयपुर आदित्य और दीप्ति से मिलने जाते थे और इसी तरह दीप्ति और आदित्य भी मुंबई उन दोनों से मिलने जाते थे। पवित्रा भी अब अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर रही थी। तो ये थी कहानी दीप्ति, आदित्य, समीर और पवित्रा की, जिन्होंने जिंदगी की सारी उलझनों को पार कर अंत में अपना प्यार पा लिया। दोस्तों, मेरी इस कहानी को सुनने के लिए
और प्यार देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने कमेंट द्वारा मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी और इस कहानी में आपको सबसे ज़्यादा मज़ेदार क्या लगा, किसका किरदार अच्छा लगा। थैंक यू।